हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं शंकर त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आज की इस रिवीजन क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की इस रिवीजन क्लास पे हम लोग रिवीजन करने वाले हैं आपका एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2। क्या रिवीजन करेंगे प्यारे बच्चों? आज हम लोग जो रिवीजन करने वाले वो है एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2। न्यू एनसीईआरटी अगर आप देखेंगे चैप्टर नंबर 2 है आपका मानव जनन। क्या बेटा? मानव जनन। तो सभी का स्वागत है बेटा। वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बेटा। प्रियांशी, शिवा, राहुल और अर्जुन, निधि, प्रियंका, कंचन, विवेक, टापर, अंजलि, रूपा, सभी का प्यारे बच्चों सभी का स्वागत है आज की क्लास में प्यारे बच्चों। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। तो अगर हम बात करें बेटा चैप्टर नंबर 2 की, तो चैप्टर नंबर 2 आपका है मानव जनन। मानव जनन के अंदर आप लोगों को क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों? तो आपको पता है कि मानव जनन, अगर हम बात करें काहे कि मानव जनन की, तो मानव में कैसा जनन होता है? तो मानव में लैंगिक जनन होता है। और लैंगिक जनन में हम लोगों ने अच्छे से कॉन्सेप्ट को पढ़ा था कि लैंगिक जनन के अंदर क्या होने वाला है प्यारे बच्चों। तो लैंगिक जनन के अंदर कितने लोग भाग लेते हैं बेटा? लैंगिक जनन के अंदर हमेशा 2 जीव भाग लेते हैं। कितने जीव भाग लेते हैं? 2 जीव। काफी अच्छे से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे। और 2 जीव रहेंगे और दोनों अपोजिट लिंगों वाले रहेंगे। क्या रहेंगे? अपोजिट लिंग, मतलब एक नर होगा तो एक मादा होगा। इतना तो क्लियर है। दोनों एक ही लिंग वाले हो नहीं सकते, नर नर या मादा मादा। एक नर और एक मादा, अपोजिट लिंग वाले जीव भाग लेंगे। तो अगर हमको पढ़ना है बेटा, अगर हमको पढ़ना है क्या? मानव जनन, तो हमको दोनों जनन तंत्र, एक नर जनन तंत्र पढ़ना होगा और दूसरा पढ़ना होगा बेटा मादा जनन तंत्र। नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र दोनों जनन तंत्रों को पढ़ेंगे और इससे संबंधित जो अंड जनन और नर के अंदर नर जनन तंत्र का क्या काम है? नर जनन तंत्र का मुख्य काम, मेन काम क्या है? नर युग्मक बनाना, मतलब मेल गैमिट बनाना। मेल गैमिट क्या बेटा? शुक्राणु है। तो इस शुक्र जनन को भी देखेंगे। और मादा युग्मक बनने की प्रक्रिया यानी कि ओजेनेसिस, यानी कि अंडाणु जनन को भी अच्छे से कवर करेंगे। विद 3D भी देखेंगे प्यारे बच्चों। एनसीईआरटी, हाँ बेटा, एनसीईआरटी पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे विद एनसीईआरटी। ओके प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं प्यारे बच्चों? तो सबसे पहले हम आते हैं नर जनन तंत्र में। किस पे आते हैं बेटा? सबसे पहले हम आते हैं कहां पे? नर जनन तंत्र। कहां पे आएंगे? नर जनन तंत्र पे आएंगे। तो अगर हम शुरुआत करें काहे कि नर जनन तंत्र की, तो अगर आपके दिमाग में कभी भी तंत्र आया यानी कि सिस्टम आया, बायोलॉजी के अंतर्गत सिस्टम का मतलब होता है, तंत्र का मतलब होता है बेटा कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन, अंगों का समूह। क्योंकि आपको पता होगा, थोड़ा सा बेस पे चलते हैं, एक थोड़ा सा हल्का सा बेस लेते हैं प्यारे बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहले क्या होती है? जीवों की यूनिट क्या होती है बेटा? कोशिका। और बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है बेटा? ऊतक बनाते हैं, यानी कि ऑर्गन। अरे ऊतक टिश्यू बनाएंगे, सेल, सेल से क्या बनेगा? टिश्यू। और टिश्यू ऊतक क्या बनाता है बेटा? ऊतक बनाते हैं। ऑर्गन यानी कि अंग बनाएंगे। और अंग, बहुत सारे अंग मिल जाते हैं तो क्या बनता है? अंग तंत्र। बहुत सारे अंगों को मिला करके अंग तंत्र बनता है ना बेटा। बहुत सारे अंग अगर मिला दिया जाए तो अंग तंत्र। जैसे अगर मैं कहूं श्वसन तंत्र, तो तंत्र आ गया तो नासा क्षेत्र, नासा रंध्र, नासापट, ग्रसनी, ग्रसनी और ग्रसनी के बाद श्वास नली, श्वसनिकाएं, कूपिकाएं, फेफड़े, ये सारे अंग कहां पे हो गए? श्वसन तंत्र के हो गए। ऐसे ही पाचन तंत्र के बहुत सारे अंग होंगे। तो श्वसन, अगर जनन तंत्र की बात करें तो जनन तंत्र में कई सारे ऑर्गन्स होंगे। अब बहुत सारे अंगों को मिला दिया जाए, लगभग सारे अंगों को मिला दिया जाए तो क्या बनता है? उसके द्वारा बनता है शरीर। क्या बनता है बेटा? शरीर, मतलब सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बनता है क्या? बॉडी बनता है शरीर। ठीक है बेटा, बीके लेक्चर, ठीक है साहिबा, गुड, ठीक है बेटा, शरीर बन गया। अब हमको देखना क्या है? नर जनन तंत्र। अगर नर के अंदर जनन तंत्र आया है तो तंत्र का बोले तो ग्रुप ऑफ ऑर्गन, तो कई सारे अंग इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। अब कौन से अंग पार्टिसिपेट करेंगे? सबके नाम लिखे हैं बेटा। पहला अंग है वृषण कोश, स्कॉटम। फिर क्या बेटा? एक जोड़ी वृषण, टेस्टिस। फिर एक जोड़ी आदि वृषण, एपिडेडमिस। एक जोड़ी शुक्रवाहिनियां, वास डिफरेंस, एक जोड़ी। और एक जोड़ी ने बेटा फिर सिंगल। सिंगल क्या होता है? यूरेथ्रा होता है, मूत्र मार्ग होता है। फिर होता है पेनिस, और इसके बाद है एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स, मतलब सहायक जनन ग्रंथियां। क्या होंगी बेटा? सहायक जनन ग्रंथियां। लेकिन एक चीज और ध्यान देना। क्या बेटा? एक चीज और ध्यान देना है बेटा नेहा पटेल। एक चीज क्या ध्यान देना है? ध्यान क्या देना है कि अगर हम बात करें, काय की बात करें कि सारे अंग तंत्र में कौन सा अंग तंत्र क्या होता है? 2 प्रकार के होते हैं। अंग तंत्र में बहुत सारे अंग हैं, लेकिन उनको 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होते हैं प्राथमिक अंग और दूसरे क्या होते हैं? द्वितीयक अंग, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब प्राइमरी बोले तो प्राइमरी का मतलब क्या होता है? प्राइमरी का मतलब होता है मुख्य अंग। ठीक है बेटा,
प्राइमरी का मतलब होता है मुख्य अंग और सेकेंडरी का मतलब है सहायक अंग। मुख्य अंग कौन होगा? जो मेन काम करेगा, जो मेन काम करेगा मतलब मिस्त्री और लेबर। अगर आपके घर में आपका घर बन रहा है बेटा, अगर आपका घर बन रहा है तो घर बनते समय एक मेन मिस्त्री होगा, बाकी सारे क्या होंगे? हेल्पर होंगे, लेबर होंगे। बड़ी बड़ी चीजों में एक मेन इंजीनियर होता है, बाकी सारे क्या होते हैं? बाकी सारे वो ITI टेट वाले उसके क्या होते हैं? हेल्पर होते हैं। तो अगर जनन अंगों की बात की जाए तो एक मुख्य होगा, बाकी सारे क्या होंगे? सहायक होंगे। जैसे इसमें खुद लिखा है कि सहायक जनन ग्रंथियां मतलब सहायक हैं। अब पुरुषों में मुख्य अंग कौन है बेटा? एक बार मुझे बताएंगे, रिवीजन क्लास है तो सभी लोग बताएंगे एक बार। पुरुषों में मुख्य अंग कौन सा है बेटा? पुरुषों का मुख्य अंग क्या है बेटा? हाँ बेटा बिल्कुल, पुरुषों में मुख्य अंग कौन सा है? टेस्टिस, टेस्टिस, टेस्टिस। बहुत अच्छे बेटा, गुड। क्या बेटा मुख्य अंग? टेस्टिस है। अब टेस्टिस मुख्य अंग क्यों है? मेन ऑर्गन टेस्टिस क्यों है प्यारे बच्चों? टेस्टिस मेन ऑर्गन क्यों है? उसका क्या कारण है? तो हमें पता है कि नर जनन तंत्र का मेन काम क्या है? शुक्राणु का निर्माण करना, स्पर्मोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। अब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होगा किसके अंदर? तो किसके अंदर होता है? टेस्टिस के अंदर होता है। कैसे होता है वो हम देखेंगे बहुत अच्छे से अभी, कैसे होता है 3D देखेंगे। दूसरी बात, नर का जो मुख्य हार्मोन है क्या बेटा? टेस्टोस्टेरॉन, एंड्रोजन। सबसे मेन हार्मोन है टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन का मतलब समझते हैं ना बेटा? टेस्टोस्टेरॉन आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, टेस्टिस के अंदर बनता है। मर्दानगी जिससे आपकी जाहिर होगी ना बेटा, टेस्टोस्टेरॉन, एंड्रोजन। ये भी कहां बन रहा है? टेस्टिस के अंदर बन रहा है। तो मेन काम कौन कर रहा है? टेस्टिस कर रहा है। तो टेस्टिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल। मेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया, और बाकी सारे क्या हो गए? सहायक हो गए। क्लियर है इतना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक एक को अच्छे से देखते हैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और एक एक को अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं बेटा नर जनन अंग। क्या दिखाता हूं बेटा? एक बार नर जनन अंग को पूरे को देखते हैं, इसके बाद एक एक की चर्चा करते हैं प्यारे बच्चों। ये है आपका पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर इतनी चीजें आती हैं, क्लियरली रूप से देख लीजिए बेटा। ये हो गया टेस्टिस, ये हो गया बेटा वृषण, फिर अधिवृषण, यदवृषण के बाद शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी के बाद सहायक जन ग्रंथियां, यहाँ पे फिर क्या बेटा? शिश्न है। इतने चीजें, ये जो चीजें दिख रहे हैं बेटे, इतनी चीजें क्या है? इतनी चीजें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आती है। कुछ ऐसा आकार होता है, श्रोणि गुहा पेल्विक रीजन की तरफ होगा। श्रोणि गुहा जानते हैं बेटा? पेल्विक रीजन की तरफ ये पाया जाएगा। अब इनमें से हम एक एक को अच्छे से देखेंगे कि इसके अंदर की बनावट क्या होती है, और बनावट के साथ साथ ये जो इसकी बनावट है, बनावट के साथ साथ ये कैसे क्या काम करता है, इसको एक एक को लेकर के चलेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, क्लियर है इतना? ये आपका पूरा बेटा पेल्विक रीजन में पाया जाएगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले हम आते हैं स्क्रॉटम पे। कहां पे आते हैं? स्क्रॉटम पे मतलब कहां पे? वृषण कोष पे। कहां पे आएंगे प्यारे बच्चों? सबसे पहले हम आएंगे वृषण कोष पे। कहां पे आते हैं? पहले अंग पे आते हैं, वृषण कोष पे आते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना। वृषण कोष पे आते हैं। तो अगर मैं बात करूं किसकी? वृषण कोष की बात करूं तो वृषण कोष ये क्या होता है? स्किन का पाउच होता है। ये क्या है? एक प्रकार का पाउच ऑफ स्किन। ये स्किन का छोटा सा पाउच है, शरीर के बाहर लटका हुआ होता है। इसी के अंदर दोनों टेस्टिस, ये एक स्किन का पाउच है। और ये पाउच करता क्या है बेटा? ठीक है बेटा, ये स्किन का पाउच है और ये पाउच करता क्या है? इस पाउच का सिर्फ एक ही काम है। क्या काम है बेटा? ये पाउच दो भागों में डिवाइड रहेगा। तो एक भाग में एक टेस्टिस आ जाएगा, इस भाग में टेस्टिस आ जाएगा, इस भाग में दूसरा टेस्टिस आ जाएगा, दो टेस्टिस आ जाएंगे इसके अंतर्गत। ऐसे ये क्या है बेटा? स्किन का सिर्फ पाउच है और जो शरीर से बाहर लटका हुआ होता है। अब यहां से क्वेश्चन आता है, क्या होता है बेटा? अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, नीट में भी पूछा जाता है कि वृषण कोष शरीर से बाहर क्यों होता है। तो एक बार मुझे बताएंगे सभी लोग कि जो वृषण कोष होता है हमारा, ये शरीर से बाहर क्यों होता है? क्या पता है किसी को? कुछ कारण है? पहले तो अंदर होगा, कब? भ्रूणावस्था में अंदर होता है, लेकिन जैसे जैसे भ्रूण एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के समय कुछ हार्मोन्स के प्रभाव से क्या होता है बेटा? ये शरीर के बाहर आ जाता है। अब बाहर आ जाता है तो इसका भी कोई ना कोई रीजन होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा। तो क्यों होता है ये बेटा बताएंगे एक बार। टेम्परेचर, बहुत अच्छे बेटा, टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, गुड, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा चल रहा है, सभी लोग बताते जाएंगे। रिवीजन क्लास है बेटा, आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताते जाना है बेटा, और एक एक चीजों को लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो क्या बेटा? टेम्परेचर, क्या लिए? टेम्परेचर मेंटेन्स, टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। कैसे मेंटेन करेगा? तो आइए इसके टेम्परेचर मेंटेन के मशीनिज्म को समझते हैं। इसका मशीनिज्म क्या है टेम्परेचर मेंटेन करने का? कैसे करेगा? करता ये ठीक है,
लेकिन करेगा कैसे, आइए इस मैकेनिज्म को समझते हैं। ठीक है, कैसे करेगा, तो मान लिया जाए वृषण कोश का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, या तो माइनस रहेगा या तो प्लस रहेगा। ध्यान देना, वृषण कोश का टेम्परेचर शरीर के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री, न्यू एनसीईआरटी में बेटा लिखा है 2 से 2.5 डिग्री। अगर आपके सामने आए 2 से 2.5 डिग्री तो न्यू एनसीईआरटी के बाद जाए बेटा, तो क्या बेटा न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो 2 से 2.5 डिग्री, ये भी आपको ऑप्शन अगर मिल जाए बेटा तो ये भी लिख देना। ठीक है, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस में कहा हूं मोटा मोटा, तो कम रहेगा ज्यादा रहेगा। कम कब रहेगा, कम कब रहेगा, तो जब शरीर का टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो ये अपना टेम्परेचर कम करेगा। अब जब शरीर का टेम्परेचर कम रहेगा तो ये अपना ज्यादा करेगा। क्यों करता है, क्योंकि कम टेम्परेचर और ज्यादा टेम्परेचर दोनों अवस्था में स्पर्मोजेनेसिस मतलब शुक्राणु जनन नहीं होता है। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया तब भी शुक्राणु नहीं बन पाएंगे, बहुत कम हो गया तब भी शुक्राणु नहीं बन पाएंगे। अब करेगा कैसे, मैकेनिज्म को समझिए। अगर इसको अपना टेम्परेचर कम करना है, ध्यान देना, इसको क्या करना है, अगर इसको अपना टेम्परेचर क्या करना है बेटा, कम करना है, अगर ये चाहे अपना टेम्परेचर कम करना तो ये फैल जाएगा। क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये फैल जाएगा। और जब फैल जाएगा तो टेस्टिस दोनों शरीर के और छोड़ देंगे। भाई शरीर का टेम्परेचर गर्म है, ध्यान देना, शरीर का टेम्परेचर गर्म है। अब वृषण कोश फैला तो नीचे आ गया, तो टेस्टिस भी नीचे आ गए, तो शरीर से थोड़ा सा और ज्यादा दूर हो गए। जब थोड़ा सा और ज्यादा दूर हो गए तो इससे क्या हुआ कि ये टेम्परेचर इनका कम हो गया। अब इसको बढ़ाना है, तो जब बढ़ाना होगा तो ये पाउच क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। ये पाउच क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तब टेस्टिस कहां चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, शरीर की तरफ घुसने लगेंगे, ऊपर चले जाएंगे। और जब शरीर की तरफ ऊपर चले जाएंगे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, टेम्परेचर साथ में क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, टेम्परेचर इसीलिए क्या हो जाएगा, बढ़ भी जाएगा। मतलब फैलाने कम करने के लिए, टेम्परेचर को कम करने के लिए पाउच सिकुड़ेगा, सिकुड़ेगा तो शरीर से एकदम सट जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर क्या कर देगा, अपना बढ़ा लेगा। अब अगर इसको कम करना है तो फैल जाएगा, फैल जाएगा तो ये दोनों नीचे आ जाएंगे, तब क्या कर देगा, टेम्परेचर को कम कर लेगा। जैसे गर्मियों में आप एकदम फैल जाते हैं, ठंडियों में एकदम सिकुड़ जाते हैं, वही प्रोसेस है फैलना सिकुड़ना। हाँ क्लियर, चलिए ठीक है, एवरीवन रिप्लाई बेटा, ऑल क्लियर है बेटा, आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा। फैलना सिकुड़ना समझ में आ गया बेटा। 2 से 2.5 बोला जाए या 2 से 3 भी मोटा मोटा हम कह सकते हैं, जो ऑप्शन हमें मिलेगा वो हम लगा देंगे। न्यू एनसीईआरटी में बेटा 2 से 2.5 दिया है, ध्यान देना। ठीक है, चलिए यही काम होगा किसका, स्क्वाटम का होगा, वृषण कोश का होगा। अब वृषण कोश से संबंधित एक चीज और बता दूं प्यारे बच्चों, कि अगर आपके शरीर में कहीं भी चोट लगती है तो चोट लगने से क्या होता है कि वहां पे क्या होता है, बोन्स का सपोर्ट होता है, बोन्स के सपोर्ट के साथ मसल्स का सपोर्ट होता है, तो कम सिग्नल जा पाते हैं चोट वाले। लेकिन टेस्टिस में कोई सपोर्ट नहीं, ना तो यहाँ पे मसल्स हैं ना तो बोन्स हैं, और यहाँ पे 4000 से ज्यादा नर्व सेल हैं। अब 4000 से ज्यादा नर्व सेल हैं, अगर यहाँ पे चोट लगती है तो वो सारी इकट्ठा क्या करती हैं, उस सिग्नल को ब्रेन पे पहुंचाती हैं। जब उस सिग्नल को ब्रेन पे पहुंचाती हैं तो एकदम इतने ज्यादा सिग्नल पे ब्रेन हमारा एकदम पागल हो जाता है, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है और हमें असहाय दर्द होता है ना। ऐसा लगता है ना, बनाया था ना वीडियो कि हमारी आत्मा बॉडी से बाहर निकलने लगती है ना, होता है ना बेटा। मीन्स क्या होता है, हाँ 2 चैप्टर, बिल्कुल बेटा। आगे बढ़ते हैं, अब दूसरी चीज पे जाए तो हमें क्या बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। दूसरी चीज पे जाए तो हमें क्या मिलेगा बेटा, एक जोड़ी वृषण, क्या मिलने वाला, टेस्टिस। एक जोड़ी वृषण की बात करें, ये क्या है बेटा, ये क्या है, मेन आर्गन है। ये क्या है बेटा, ये है आपके मेन आर्गन, जनन तंत्र के क्या है, मेन आर्गन है, एक जोड़ी टेस्टिस। अगर इन पे जाते हैं तो कुछ ऐसे होते हैं बेटा, यहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं, रुधिर वाहिनियां हैं, और इसके ऊपर एपिडिडमिस है, अधिवृषण है, ये दोनों टेस्टिस है। अब अगर एक टेस्टिस को हम क्या करते हैं, टेस्टिस हमारा होता कैसा है बेटा, तो गुलाबी रंग का होगा। किस रंग का होगा बेटा, लगभग गुलाबी रंग का होता है, गुलाबी रंग का होगा। और 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा, 2.5 सेंटीमीटर मोटे, और इनका भार जो होता है बेटा 20 से 25 ग्राम। कितना होता है, 20 से 25 ग्राम। इनका भार कितना होगा बेटा, 20 से 25 ग्राम के भार होते हैं। और कहाँ है बेटा, वृषण कोश में रखे हुए होंगे सुरक्षित ना। हाँ, बादाम का कलर, बिल्कुल बेटा, बादाम के कलर के जैसे होते हैं ना, हाँ एकदम ठीक है, ठीक है। अब इनके समझते हैं, आइए इनका अब समझते हैं हम सिस्टम। क्या समझते हैं कि कैसे हार्मोन बनाते हैं और कैसे इनके अंदर क्या बनता है, कैसे इनके अंदर सुप्त जनन होता है, कैसे ये शुक्राणु बनाते हैं, इसको देखते हैं बेटा। तो अगर हम एक वृषण पिंडक को ऐसे 20 लंबवत काट दे बेटा, ऐसे काट दे तो कुछ ऐसा समझ में आएगा। देखो हमने इसको क्या किया, सीधा इसको उठा के ऐसा काटा, तो ऐसे जब काटा तो इसके अंदर कैसी संरचना समझ आई, ऐसी संरचना दिख रही है।
कैसी संरचना दिख रही है बेटा? ऐसी संरचना दिख रही है। अब इस संरचना को आगे बढ़ाते हैं बेटा। तो एक वृषण के अंदर थोड़ा सा ध्यान देना, एक वृषण के अंदर 200 से 250 कितने बेटा? लगभग 250 वृषण पिंडक पाए जाते हैं। कितने? ऐसे ऐसे करके एक वृषण की बात करूं तो ऐसे 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 250 लोब्यूल्स यानी कि 250 कितने बेटा? 250 से 300 वृषण पिंडक पाए जाते हैं। 250 से 300 क्या पाए जाते हैं? वृषण पिंडक पाए जाते हैं एक वृषण के अंदर। ठीक है, हाँ बेटा, पीडीएफ मिलेगा सबको। एक वृषण के अंदर 250 से 300 क्या पाए जाते हैं? वृषण पिंडक पाए जाते हैं। अब इस अगर हम एक वृषण पिंडक को पकड़े बेटा, एक वृषण पिंडक को हम निकाले ऐसे, तो एक वृषण पिंडक मान लिया निकाल लिया गया। ये क्या है बेटा? वृषण पिंडक है। ये क्या है? ये मैंने एक वृषण पिंडक को बाहर निकाला। ये क्या है बेटा? ये है वृषण पिंडक। इसको मैंने बाहर निकाल लिया। ये है मेरे पास वृषण पिंडक। अब इसके जब मैं अंदर जाऊंगा, जब इसके अंदर जाऊंगा तो इसके अंदर मुझे मिलेंगी 1 से 3 क्या मिलेंगी? शुक्र जनन नलिका। ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना, बोर्ड पे नजर गड़ाए रखना। एक वृषण पिंडक को मैंने बाहर निकाला 250-300 में से, तो उसके अंदर जब मैं गया तो मुझे मिली 1 से 3 क्या मिली? शुक्र जनन नलिका। क्या मिली बेटा? शुक्रजनक नलिका। क्या मिली बेटा? शुक्रजनक नलिका। अब इस नलिका के अंदर जाते हैं। चलिए नलिका के अंदर जाते हैं बेटा। अब एक शुक्रजनक नलिका को हम उठाते हैं और उठा करके क्या कर देते हैं बेटा? काट देते हैं। क्या कर देते हैं? उठा करके काट दे। उठाया, एक नलिका को उठाया हमने और उठा के काट दिया। ये कुछ काट दिया, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर निकला। ये मान लिया जाए नलिका को उठा के काट दिया, ऐसा स्ट्रक्चर निकला। तो उठा के जब काट दिया ऐसा स्ट्रक्चर निकला, ठीक है, ध्यान देना, उठा के काटा ऐसा स्ट्रक्चर निकला, तो इस स्ट्रक्चर के अंदर, इस संरचना के अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं होंगी। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक कोशिका को हमने ऐसे ऐसे कर दिया, ऐसे ऐसे कर दिया, और दूसरी कोशिका को हमने इस कलर से कर दिया। ये हो गई दूसरी कोशिका। तो पहली कोशिका क्या होती है बेटा? पहली कोशिका का नाम बताएंगे? हाँ, सर्टोली कोशिका। ब्लीडिंग सेल नहीं बेटा, सर्टोली। कौन कौन सी कोशिका होती है? नाम बताएं बेटा। हाँ, नाम बताएं बेटा, दोनों का नाम बताएं, दोनों कोशिकाओं का नाम बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या क्या नाम है बेटा? सर्टोली कोशिका, और क्या नाम है? क्या नाम है दूसरी का? एक का सर्टोली, दूसरी का जर्म कोशिका। क्या नाम है? क्या बता रहे हो बेटा? जर्म। लीडिंग, लीडिंग नहीं, लीडिंग बेटा बाहर है। लीडिंग कोशिका कहाँ है? लीडिंग यहाँ पे है, वृषण पिंडक के बीच में जो अंतराली कोशिका का मतलब इसके अंतर पे है, उसके हम बाद में चलेंगे। हम अभी कहाँ बात कर रहे हैं बेटा? इसकी बात कर रहे हैं कि यहाँ पे कितनी होंगी, यहाँ इसके अंदर, वृषण के अंदर। ठीक है बेटा, वृषण के अंदर। तो एक तो हो गई बेटा सर्टोली कोशिका। क्या हुई बेटा? सर्टोली कोशिका। पूछा जाता है नीट में, सर्टोली कोशिका क्या करती है बेटा? तो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करेगी। ये क्या करेगी बेटा? शुक्राणुओं को पोषण। क्या करेगी बेटा? शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना इसका काम है। किसका? सर्टोली कोशिका का। इसके बाद क्या है बेटा? दूसरी कोशिका है शुक्रजन कोशिका। ये दूसरी कोशिका जो है व्हाइट कलर वाली, इसको बोलते हैं शुक्रजन कोशिका। क्या बोलते हैं? शुक्रजन कोशिका। ये क्या करेगी बेटा? शुक्रजन कोशिका, जर्म कोशिका क्या करेगी? तो ये किससे क्या बनेगी बेटा? ये बनाएगी शुक्राणु। क्या बनाएगी बेटा? ये बनाने वाली है शुक्राणु। क्या बनाएगी? ये बनाएगी शुक्राणु। एक है सर्टोली कोशिका जो करेगी शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली है, दूसरी है शुक्रजन कोशिका जो बनाएगी शुक्राणु। मतलब शुक्राणु बनेगा और बनते ही उसको क्या चाहिए? पोषण, पोषण, पोषण। अगर कोई भी जीवित सेल है, कोई भी जीवित सेल है, लिविंग सेल है, तो उसको क्या चाहिए? पोषण चाहिए। बिना पोषण के मर जाएगा। जिंदा आदमी को सबसे पहले क्या चाहिए बेटा? हाँ, जिंदा आदमी को सबसे पहले क्या चाहिए बेटा? पोषण चाहिए ना, न्यूट्रिशन। हाँ, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? हाँ, सर्टोली कोशिका न्यूट्रिशन देगी और एक कोशिका क्या करेगी? स्पर्मोजेनिस का काम करेगी, मतलब स्पर्म फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म करेगी। स्पर्म को बनाती जाएगी, स्पर्म बनते जाएंगे। मान लिया जाए स्पर्म बनते जाएंगे, ऐसे जाके सर्टोली कोशिका के साथ जुड़ते जाएंगे। ऐसे देखो कुछ ऐसा होगा। ये माना सर्टोली कोशिका, ये किनारे किनारे सर्टोली कोशिका लगी, ध्यान देना, ये किनारे किनारे सर्टोली कोशिका जैसे लगी है। तो स्पर्म बनते ही क्या करेंगे? स्पर्म बनते ही इसी के साथ जुड़ जाएंगे। स्पर्म बनेंगे इसी के साथ जुड़ जाएंगे। स्पर्म बनेंगे इसी के साथ जुड़ जाएंगे। स्पर्म बनेंगे इसी के साथ जुड़ जाएंगे। बनेंगे इसी के साथ जुड़ेंगे। बनेंगे इसी के साथ जुड़ेंगे। बनेंगे इसी के साथ जुड़ेंगे। जुड़ जुड़ के क्या करेंगे बेटा? पोषण प्रदान करेंगे। क्या करेंगे? पोषण पाएंगे। बनते जाएंगे और सर्टोली कोशिका के साथ जुड़ते जाएंगे। बनते जाएंगे, सर्टोली कोशिका के साथ जुड़ते जाएंगे, पोषण
करते रहेंगे। ठीक है बेटा, हाँ ठीक है, क्लियर है। हाँ, अब दूसरा काम, अब वृषण के दूसरे काम पे आते हैं। ये तो हो गया स्पर्म बनना। दूसरा काम वृषण पे आए, अगर वृषण के दूसरे काम में आए तो हमको दिख रहा है बेटा वृषण पिंडक के बीच में थोड़ा थोड़ा खाली स्थान। क्या दिख रहा है? थोड़ा थोड़ा खाली स्थान दिख रहा है वृषण पिंडक के बीच में। तो इस खाली स्थान में होती है जो कोशिका, अंतर में कोशिका होती है, तो इन कोशिकाओं को क्या बोला जाता है बेटा? अंतराली कोशिका। क्या बोला जाता है? अंतराली कोशिका। अंग्रेजी में बोलूं तो ब्लीडिंग सेल। क्या बोलते हैं? लीडिंग सेल। इसमें क्या होता है बेटा? इस यहां बनता है हार्मोन्स। ये क्या बनाती है बेटा? हार्मोन्स। ये क्या बनाएंगी बेटा? ये बनाएंगी हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन बनाएंगी? टेस्टोस्टेरॉन और एंड्रोजन। क्या बनाएंगी बेटा? टेस्टोस्टेरॉन और एंड्रोजन हार्मोन्स बनाएंगी। जितना ज्यादा क्या होगा बेटा? जितना ज्यादा क्या होगा बेटा? जितना ज्यादा टेस्टोस्टेरॉन होगा, ठीक है, जितना ज्यादा टेस्टोस्टेरॉन होगा उतना ही ज्यादा स्पर्म बनेंगे ना। टेस्टोस्टेरॉन एस्ट्रोजन। चलिए यार, क्लियर? इतना क्लियर है वृषण से हार्मोन्स का बनना और शुक्राणु का बनना? क्लियर है बेटा? इतना क्लियर है? कोई बात नहीं बेटा, कोई भी पढ़ सकता है। जानकारी के लिए सबको ये जानना जरूरी है बेटा। यौन शिक्षा इसीलिए सबको दी जाती 10वीं में भी, कि जाने ये जरूरी है। ठीक है, इतना क्लियर है? लाइट, ठीक है बेटा। चलिए अब आगे आते हैं, अब आते हैं अगले अंगों पे। अभी तक हमने मतलब कहानी देखी। कहानी की शुरुआत में हमने कहा देखा बेटा कि एक पाउच था, उस पाउच के अंदर 2 टेस्टिस थे। अब उस टेस्टिस के अंदर एक चीज बन के निकल आई है, एक चीज बनी है। बनी क्या है बेटा? स्पर्म बना। क्या बना? स्पर्म बना है। लेकिन जो स्पर्म बना है, जो शुक्राणु बना है, वो अभी मेच्योर नहीं हुआ। ठीक है, अभी तक बना है, उसने पोषण किया, किसी तरह जिंदा है, लेकिन वो मेच्योर नहीं है। क्या बेटा? वो मेच्योर नहीं है। अब वो मेच्योर कहां पे होने वाला है? तो वृषण के बाद वृषण को आधे घेरे, ये वृषण को कुछ ऐसे आधे घेरे हुए संरचना जो दिख रही है वाली, ये आधे घेरे हुए संरचना दिख रही है। देखो, ये यहां से लेकर के यहां तक वाली, ये बेटा एक कुंडलित नलिकाओं का जाल है। एक प्रकार से देखा जाए तो ये क्या है बेटा? तो ये पूरा है कुंडलित नलिका का जाल है। क्या है? पूरा, ये पूरा है कुंडलित नलिका का जाल। कुंडलित नलिका का जाल। क्या है मेरा? कुंडलित नलिका का जाल। कैसे बेटा? तो ये पूरी नली 6 मीटर लंबी है। ध्यान देना, ये पूरी नली लंबी कितनी है? 6 मीटर। लेकिन ऐसे ऐसे मुड़ मुड़ के कुंडलित होकर के, कुंडलित हो के मुड़ मुड़ के कितना हो जाएगी बेटा? मुड़ के हो जाएगी 6 मीटर से हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर। इसको घेरे संरचना है ना, तो थी कितनी बड़ी बेटा? थी कितनी बड़ी? 6 मीटर लंबी। लेकिन मुड़ मुड़ के वृषण के एकदम चिपक के कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर की हो जाएगी। सोचो, थी कितनी? तुमसे काफी लंबी थी। 6 मीटर तो तुम लोग नहीं होगे, 1.5 मीटर होगे ना, तुमसे काफी लंबी थी। लेकिन मुड़ मुड़ के एकदम छोटे 4 सेंटीमीटर के वृषण में एडजस्ट हो गई। अब जितने ही स्पर्म बनेंगे, अब ध्यान देना स्पर्म की कहानी पे अगर हम आगे जाएं, स्पर्म की कहानी जो हमें है सुनानी, तो आगे जाए तो यहाँ स्पर्म बन रहा है और बन के इसमें आएगा। इस कहाँ आएगा? यहाँ आएगा तेजी से। भाई बहुत ज्यादा करोड़ों शुक्राणु बनते रहते हैं हमेशा। कब तक बनेंगे? कब से शुरू होंगे? कब तक बनेंगे? तो शुरुआत कहाँ से होगी बेटा? जैसे ही यौनारंभ की शुरुआत होगी, 14 से 16 साल में बनना शुरू। बनेंगे कब तक? वृद्धावस्था तक बनेंगे। लगातार बनते रहेंगे। जब तक टेस्टोस्टेरॉन है तब तक बनेंगे। इसीलिए जो महिला होती है 45 से 50 साल तक ही गर्भ धारण कर सकती है। ओजेनेसिस 45-50 साल में होता है, लेकिन पुरुष में लगभग आजीवन शुक्राणु बनते रहते हैं। ठीक है, अब बनते रहेंगे और बन के तेजी से बेटा इसके अंदर प्रोसेस चलता रहेगा। बनते जाएंगे और तेजी से आते इसी नलिका के अंदर, इसी कुंडलित नलिका के अंदर आते जाएंगे। अब ये कुंडलित नलिका 2 काम करेगी। क्या काम करेगी? पहला काम करेगी, शुक्राणु को स्टोर करेगी। क्या करेगी बेटा? स्टोर का मतलब क्या होता है बेटा? इकट्ठा करना, संरक्षित करना। इसी में स्टोर होंगे शुक्राणु, मतलब शुक्राणुओं का संग्रह भी इसी के अंदर होगा, स्टोर भी यही तक होगा। ठीक है बेटा? हाँ, संग्रह भी यहीं पर होगा। और साथ में क्या होने वाला है? साथ में यहीं पे शुक्राणु का होने वाला है, मेच्योर भी होने वाला है, परिपक्व भी होने वाला है। 2 काम होगा शुक्राणु के साथ। यहाँ पे स्टोर होगा लगभग 30 दिन तक।
30 दिन तक स्टोर भी होगा और परिपक्व यानी कि मेच्योर भी यहीं पे होगा। क्या होगा बेटा? मेच्योर भी यहीं पे होगा। तीसरा काम का होगा, पहला काम आया 30 दिन तक रुका और क्या हुआ? दूसरा काम रुका, यहाँ पे खाया पिया, खाया पिया का मतलब मेच्योर हो गया। मेच्योर होने के बाद तीसरा काम, यही नली उसका स्थानांतरण करेगी, मतलब यही नली उसको आगे के लिए क्या करेगी? ट्रांसफर करेगी। क्या करेगी? ट्रांसफर भी यही नली करने वाली है। 3 काम है। क्या काम है बेटा? 3 काम है। 3 काम का मतलब क्या है? इस पहली बात तो क्या? संग्रहण। संग्रहण के बाद क्या हुआ? उसका मेच्योर करना। क्या करना? पूरी तरीके से परिपक्व करना। परिपक्व करने के बाद फिर आगे ट्रांसफर कर देना। क्या कर देना बेटा? आगे ट्रांसफर कर देना। कहां पे ट्रांसफर कर देना बेटा? कहां पे? तो सेमिनल वाइस्कल तक। कहां पर? कहां पे ट्रांसफर करेगा बेटा? ट्रांसफर कहां? ट्रांसफर करके कहां पे ले जाएगा? शुक्रवाहिनी द्वारा ट्रांसफर होगा और कहां पे पहुंचेगा? शुक्राशय पे। कहां पहुंचेगा? शुक्राशय पे। अब इसकी आगे की कहानी देखते हैं प्यारे बच्चों। ये तो हो गया अधिप्रसरण। अधिप्रसरण पे आया शुक्राणु, आने के बाद मेच्योर हुआ, अब आगे जाएगा। आगे कहां पे जाएगा बेटा? तो आगे जाएगा इस नली पे। यहां पे बना था, ध्यान देना, बहुत सरल है इसकी कहानी। यहां पे बना, यहां पे क्या हुआ? यहां पे बनने के बाद बड़ा हुआ, सब कुछ हुआ, फिर इस नली के द्वारा, ये क्या बेटा? 45 सेंटीमीटर लंबी नली है और ये नली एपिडेर्मिस से शुरू होती है, अधिप्रसरण से शुरू होती है और जाती कहां तक है? तो ये जाती है सेमिनल वाइस्कल, मतलब कहां तक? शुक्राशय तक जाती है। कहां तक जाती है? शुक्राशय तक है। ठीक है बेटा, ये जाती है शुक्राशय तक। ठीक है, शुक्राशय तक जाएगी। अब ध्यान देना, यहां शुरू हुई, यहां से शुक्राशय तक गई। अब ये सफर तय करेगा। शुक्राणु जब बड़ा हो जाएगा तो बड़ा होने के बाद, मेच्योर होने के बाद उसको एक सफर तय करना होगा। वो सफर है कहां से कहां तक का? पहले सेमिनल वाइस्कल तक, मतलब 45 सेंटीमीटर का सफर है और इस 45 सेंटीमीटर के सफर में उसके साथ कौन रहेगा? शुक्रवाहिनी ले जाएगी। अब यहां से एक क्वेश्चन क्या है? यहां से क्वेश्चन क्या है बेटा? शुक्रवाहिनी को ही, ठीक है बेटा, अगर हम कहां पे आए? शुक्रवाहिनी पे आए, वाज डिफरेंस पे आए, ठीक है, शुक्रवाहिनी पे अगर हम आए तो शुक्रवाहिनी को अगर का नर जन, जब पुरुष की नसबंदी होती है बेटा, तो पुरुष की नसबंदी में इसी शुक्रवाहिनी को ऐसे ऐसे क्या कर दिया जाता है? काट दिया जाता है। पुरुष की नसबंदी में शुक्रवाहिनी को ऐसे ऐसे क्या कर दिया जाता है? काट दिया जाता है। अब जब काट दिया जाता है तो शुक्राणु आगे नहीं जा पाते। क्या हो जाते हैं? शुक्राणु के जाने का रास्ता खत्म। शुक्राणुओं के जाने का रास्ता क्या हो गया बेटा? खत्म। हाँ, वो बेटा आगे है। ठीक है, शुक्राणुओं के जाने का रास्ता खत्म। अब काटा किसको गया बेटा? वास डिफरेंस को काटा गया। तो इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? वैसेक्टोमी। पुरुष की नसबंदी को नीट ने पूछा था कि वैसेक्टोमी क्या कहते हैं बेटा? तो वैसेक्टोमी बोलते हैं। पुरुष की नसबंदी को वैसेक्टोमी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे वास डिफरेंस यानी कि शुक्रवाहिनी को क्या किया गया? काटा गया। शुक्रवाहिनी को क्या कर दिया गया बेटा? काट दिया गया। काटने से शुक्राणु यहां तक आएंगे, लेकिन अब जगह नहीं तो आगे जाएंगे ही नहीं। आया लेकिन जगह नहीं तो आगे जाएंगे ही नहीं ना। जब आगे जा ही नहीं पाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहीं से रुक जाएंगे। तो उसमें वीर्य तो निकलेगा, लेकिन उस वीर्य में क्या होगा बेटा? उस वीर्य के अंदर शुक्राणु नहीं पाए जाएंगे। उस वीर्य में क्या होगा? शुक्राणु कतई नहीं पाए जाएंगे। उस वीर्य के अंदर शुक्राणु नहीं पाए जाएंगे। अब यहां से एक क्वेश्चन, एक चीज ध्यान देना, थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। पहले जो वास डिफेंस होता, पहले जो शुक्र मतलब पुरुष की नसबंदी किया जाता था, पुरुष का ऑपरेशन किया जाता था, उस पे क्या कर दिया जाता था बेटा? उस पे क्या कर दिया जाता था? इसको एक धागे से कस के बांध दिया जाता था। शुरुआती दौर पे इसको एक धागे से कस के बांध दिया जाता था। तो जब धागे से कस के बांध दिया जाता था तो ये नली क्या होती थी? दब जाती थी। ये नली क्या हो जाती थी? दब जाती थी। तो उससे क्या हो जाता था? उससे कह दिया जाता हो गई नसबंदी। लेकिन कभी कभार ये नसबंदी खतरनाक हो जाती थी। क्या खतरनाक हो जाती थी? कि वो धागा ऑटोमेटिक खुल जाता था। अच्छा, उसमें एक सुविधा भी थी कि हम चाहें तो खुलवा भी सकते हैं, नसबंदी होने के बाद भी खुलवा सकते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं। लेकिन कभी कभार ऑटोमेटिक क्या हो जाता था? वो धागा खुल जाता था। तो हमको तो ये लगा कि नसबंदी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑटोमेटिक धागा खुलने से ऑटोमेटिक क्या हो जाता था? गर्भधारण हो जाता था। तो इसीलिए अब ये सिस्टम बंद कर दिया गया। अब ये सिस्टम बंद हो गया। अब क्या किया गया? इसको पूर्ण रूप से स्थायी करने के लिए पहले इसको जला दिया जाता है और जलाने के बाद इस वाली को मोड़ के इधर बांध दिया जाता है, इस वाली को मोड़ के इधर बांध दिया जाता है, बीच वाली को एकदम से जला दिया जाता है। अब नसबंदी का सिस्टम जो है वो बदल गया। हाँ, अब नसबंदी का सिस्टम जो है बेटा बदल गया। करके बताएं। ठीक है बेटा, दिखा रहे हैं अभी। सर ऐसा मान करेंगे क्यों ही? हाँ, ऑपरेशन से किया जाता है। बिल्कुल बेटा, एक नॉर्मल सा ऑपरेशन होता है बेटा।
ऑपरेशन, हाँ, नसबंदी के बाद शुक्राणु का आना बंद नहीं होता, शायद नहीं बेटा, शुक्राणु का आना बंद हो जाता है। क्यों मर, शुक्राणु भाई जब जगह नहीं शुक्राणु कैसे जाएंगे, वीर जाएगा, वीर निकलेगा, वीर का आना बंद नहीं होगा, लेकिन उस सीमेन में स्पर्म नहीं होंगे बेटा, ठीक है, सीमेन निकलेगा बट उस सीमेन के अंदर कहाँ होंगे बेटा, स्पर्म कतई नहीं होंगे। तो बस बेटा वास डिफेक्सिया का काम है बेटा शुक्राणुओं का स्थानांतरण, एक जोड़ी शुक्रवाहिनियां पाई जाएंगी, इनका काम क्या है बेटा, शुक्राणुओं का स्थानांतरण। कहां से कहां तक स्थानांतरण, तो कहां से कहां तक ले जाएंगे प्यारे बच्चों, तो कहां से लेकर जाएंगे, यहां से शुरू करेंगे बेटा, एपिडेर्मिस से शुरू करेंगे, आदिवृषण से लेकर के, कहां से, आदिवृषण से लेकर आगे ले जाएंगे कहां तक, शुक्राशय तक, कहां तक, शुक्राशय तक ले जाना। स्थानांतरण क्या करना बेटा, स्थानांतरण, ये मेन काम होता है किसका, शुक्रवाहिनियों का। शुक्र धन वाहिनी, शुक्र मतलब शुक्राणु, वाहिनी मतलब वहन करने वाली नलिका, ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर, हल्का कुंडलित है बस। अगला आते हैं बेटा मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा पे आते हैं, मूत्र मार्ग पे आते हैं, कहां पे आते हैं, मूत्र मार्ग पे अगर हम आए तो आप लोगों को यह दिख रहा होगा ब्लेडर, ब्लेडर का मतलब क्या होता है, मूत्राशय। ये क्या है बेटा, ये पूरा है क्या, मूत्राशय है, ध्यान देना थोड़ा सा, ये पूरा क्या है बेटा, मूत्राशय। शुक्राणु क्या करते हैं बेटा, वहीं पे विघटित हो जाते हैं, ये पूरा बेटा क्या है, मूत्राशय है। अब इसके बाद मूत्राशय से ये एक नली निकल के आई है, यहां से ऐसे होते हुए ये पूरी नली निकल के आई है, इसको बोलते हैं मूत्राशय, क्या बोलते हैं, मूत्र मार्ग। क्या बोलेंगे बेटा, मूत्राशय से जो नली निकल के आ रही है ये क्या बेटा, मूत्र मार्ग है, यूरेथ्रा है, ये क्या बेटा, मूत्र मार्ग है। अब इसका काम क्या है बेटा, इसका पहला काम क्या है, यूरिन को बाहर निकालना, मतलब मूत्र को बाहर निकालना, यूरिन को शरीर से बाहर निकालना। यूरिन को क्या करेगा बेटा, शरीर से बाहर निकालता है, शरीर से बाहर निकालना, पहला काम यही करेगा, यूरिन को शरीर से बाहर निकाल देगा, मूत्र को ये बाहर खुलता है, ये देखो ये क्या हो रहा है, शरीर के बाहर खुल रहा है तो यूरिन को बाहर निकाल देगा। दूसरा काम इसी के द्वारा वीर भी बाहर आता है, क्या आता है, वीर को बाहर निकालना। दूसरा काम क्या है इसका, वीर को बाहर निकालना। लेकिन एक कंडीशन है, थोड़ा सा ध्यान देना, एक कंडीशन है, वीर को बाहर निकालना भी इसी का काम है, लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, कंडीशन पे ध्यान देना, ठीक है बेटा, हाँ किशन ओझा, कंडीशन पे ध्यान देना। कंडीशन क्या ध्यान देना बेटा, कुछ समझ, ठीक है, एक कंडीशन है, कंडीशन का है, अगर पेनिस इरेक्ट रहेगा, अगर पेनिस इरेक्ट रहेगा तब क्या हो जाएगा बेटा, ब्लेडर वाला जो रास्ता है वो ऐसे हो जाएगा बंद, यहां से क्या हो जाएगा, ब्लेडर वाला रास्ता बंद हो जाएगा, ब्लेडर वाला रास्ता बंद हो जाएगा, मतलब मूत्र तब नहीं निकलेगा। अगर पेनिस इरेक्ट है, पेनिस के इरेक्ट होने पर क्या होता है, पेनिस के इरेक्ट होने पर यूरिन नहीं निकलेगा, तब रास्ता सिर्फ किसका खुलेगा, सीमेन का खुलेगा, किसका खुलेगा, सीमेन का खुलेगा, उस समय सिर्फ वीर निकलेगा। अगर पेनिस इरेक्ट है तो मूत्र मार्ग वाला दरवाजा, मूत्र मार्ग से फिर मूत्र नहीं निकल सकता, वो दरवाजा यहाँ से क्या, ये देखो है ना, यहाँ से बंद हो जाएगा, उस समय सिर्फ सीमेन निकलेगा। और फिर से जब पेनिस अपनी नॉर्मल अवस्था में आ जाएगा तब फिर से यूरेथ्रा वाला मार्ग खुलेगा, तब क्या हो जाएगा, तब यूरिन निकाला जा सकता है शरीर से बाहर, ठीक है। ओके क्लियर है इतना। ऐसा इसलिए होता है बेटा, यहाँ पे ये रास्ता ये जब ये इरेक्ट हो जाएगा तो ये ऐसे इधर इधर चला जाता है, ये वाला ऐसे खुल जाता है। अभी 3D में दिखेगा बेटा। अगला है बेटा शिश्न, क्या है, लास्ट है बेटा शिश्न। शिश्न क्या है बेटा, ये नर का मैथुनांग है, ये क्या है बेटा, ये नर का बेलनाकार, गोल गोल है ना, बेलनाकार मैथुनांग होता है, क्या होता है, बेलनाकार मैथुनांग होता है, मैथुनांग होता है, ये नर का बेलनाकार मैथुनांग है। अब इसकी खास बात क्या है प्यारे बच्चों, इसकी खास बात को थोड़ा सा समझना। ये बना है स्पॉन्जी टिश्यू से, किससे बना है बेटा, स्पॉन्जी टिश्यू के द्वारा, किसके द्वारा बना है, हाँ सेक्सुअल, दिस इज सेक्सुअल पार्ट ऑफ मेल, नर का मैथुनांग है बेटा। ये क्या है बेटा, ये बना है स्पॉन्जी टिश्यू के द्वारा। देखो स्पॉन्जी का मतलब स्पंज, मतलब आप लोगों ने सुक्ता देखा है ना, सुक्ता को जैसे दाबोगे आप तो उसके बीच में जगह रहती है हवा के लिए ना, सुक्ता के बीच में हवा जैसे जगह रहती है,
तो उसके अंदर हवा भर रही, दाब दोगे तो हवा निकल जाएगी, फिर से हवा भर जाएगी, वो सिस्टम। तो इसके अंदर भी बेटा पाए जाते हैं स्पॉन्जी टिश्यू, और स्पॉन्जी टिश्यू के बीच में स्थान होता है जिस स्थान को हम बोलते हैं रुधिर कोटर। क्या बोलते हैं? रुधिर कोटर। इन्हीं को बोलते हैं रुधिर कोटर। ये देखो, ये बेटा स्पॉन्जी टिश्यू है, और स्पॉन्जी टिश्यू के अंदर ये पाए जाते हैं रुधिर कोटर। ये सब रुधिर कोटर है। क्या है? रुधिर कोटर है। अब जब इन रुधिर कोटरों के अंदर क्या हो जाता है? रुधिर भर जाता है। ये बेटा धमनी है, धमनी और शिरा भी इस पे रहती हैं। अब धमनी द्वारा रक्त आया, जैसे ही धमनी द्वारा रक्त आएगा तो इन रुधिर कोटरों में क्या हो जाएगा? ब्लड फिल हो जाएगा। इन रुधिर कोटरों के अंदर ब्लड फिल हो गया, और जैसे ही ब्लड से ये रुधिर कोटर भर जाएंगे तब पेनिस क्या हो जाएगा? तब इरेक्ट हो जाएगा। क्या हो रहा जाएगा? तभी क्या हो जाएगा बेटा? इरेक्ट हो जाएगा, मतलब स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है। हाँ, रुधिर कोटर, कोटर बेटा, कोटर, सुनील पाल जी। ठीक है बेटा, आगे चलेंगे बेटा, सब में है, एक एक के आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो जैसे ही रुधिर कोटर में क्या हुआ? ब्लड फिल हो गया, इनमें ब्लड की जगह है, इसके अंदर ब्लड फिल हो जाएगा। तो ब्लड फिल होने पर क्या हो जाएगा? पेनिस इरेक्ट हो जाएगा। और जब पेनिस इरेक्ट हो जाएगा, तभी मैंने बताया कि जब पेनिस क्या हो जाएगा? इरेक्ट होगा, तभी क्या होगा? तभी सीमेन बाहर आएगा, तभी सीमेन वाला रास्ता खुलेगा, वरना सीमेन वाला रास्ता क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, सहायक जनन ग्रंथियां, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं बेटा। आगे बढ़ते हैं, सहायक जनन ग्रंथियों की तरफ जाते हैं कि नर में सहायक जनन ग्रंथियां कौन कौन सी हैं। तो इस चित्र पे अगर आप जाएं, देखो ये चित्र आपको दिख रहा होगा प्यारे बच्चों, ये चित्र दिख रहा है ना? ये यहां पे जाओ तो 3 ग्रंथि दिख रही हैं। पहली ग्रंथि देखो, ये एक जोड़ी के रूप में ये दिख रही है बेटा, ये वाली। ये तो पूरा ब्लेडर है, ये पूरा क्या है बेटा? ब्लेडर है, यानी कि ये पूरा मूत्राशय है। लेकिन यहाँ पे एक ग्लैंड दिख रही है ऐसे ऐसे, ये एक ग्लैंड दिख रही है। इसके बाद दूसरी ग्लैंड को मैं बता दे रहा हूं दूसरे कलर से। दूसरी ग्लैंड आपको ये दिख रही है, ये वाली, ये दूसरी ग्रंथि दिख रही है। इसके बाद एक मटर के दाने के आकार की छोटी सी ग्लैंड दिख रही है, सबसे नीचे बेटा मटर के दाने के आकार की छोटी सी ग्रंथि दिख रही है, जिसको बोलते हैं बार्बोयूरेथ्रल या काउपर ग्लैंड। पहली ग्लैंड होती है सेमिनल वेसिकल, दूसरी होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, और तीसरी होती है बार्बोयूरेथ्रल, यानी कि इसी को बोलते हैं काउपर्स ग्लैंड। क्या बोलते हैं? काउपर्स ग्लैंड। अब थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना, इनका काम बहुत जरूरी है बेटा। हाँ, इनका काम बहुत ही जरूरी है, काम पे ध्यान देते हैं इनके। तो अगर मैं सबसे पहली बात करूं किसकी? सेमिनल वेसिकल मतलब शुक्राशय की। क्या है की बात करूं बेटा? शुक्राशय वाली ग्लैंड की बात करूं, शुक्राशय की बात करूं, तो शुक्राशय से निकलता है फ्रैक्टोज। क्या निकलता है? फ्रैक्टोज। फ्रैक्टोज रिच शुगर पदार्थ है बेटा, इसमें ज्यादा मात्रा में, हाँ ज्यादा मात्रा में क्या होता है बेटा? हाँ बता दे रहा हूं विशाल सिंह। ठीक है। अब यहां से निकलेगा फ्रैक्टोज निकलेगा, और जो फ्रैक्टोज होता है, फ्रैक्टोज ध्यान देना, यहां से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रैक्टोज से कि फ्रैक्टोज कहां पे बनता है। तो फ्रैक्टोज पूरे शरीर में, पूरे शरीर के अंदर फ्रैक्टोज सिर्फ कहां पे बनता है? तो सिर्फ बनता है शुक्राशय के अंदर। कहां बनता है? पूरे शरीर में फ्रैक्टोज कहां बनेगा बेटा? पूरे शरीर में फ्रैक्टोज कहां बनेगा? सिर्फ शुक्राशय के अंदर बनेगा, शुक्राशय के अंदर बनेगा और कहीं नहीं बनेगा। इसीलिए अगर कहीं भी जो जांच वाली टीम होती है बेटा, जांच वाली टीम अगर कहीं भी किसी केस की जांच करने जाती है और उस केस में उसको कहां मिल गया? फ्रैक्टोज मिल गया, फ्रैक्टोज मिल गया, तो इससे क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे बलात्कार का केस हो सकता है। तो यहाँ पे बलात्कार का पता लगाया जाता है इसके द्वारा। सिंपल में अगर सिंपल के अंदर क्या मिल रहा है? फ्रैक्टोज मिल रहा है, सिंपल पे आसपास फ्रैक्टोज मिल रहा है, तो क्या इससे बलात्कार के मामले सुलझाए जाते हैं, इससे पता चल जाता है कि हाँ बलात्कार हुआ है। क्योंकि फ्रैक्टोज सिर्फ बनेगा कहाँ? शुक्राशय में। अब जब शुक्राशय में बन रहा है तो सिर्फ पेनिस द्वारा सीमेन के साथ बाहर आएगा और कभी बाहर नहीं आ सकता ना। ठीक है, सीमेन के द्वारा ही बाहर आएगा, सीमेन के द्वारा ही बाहर आएगा, तो इसका मतलब सीमेन निकलने का मतलब कि बलात्कार हुआ है। तो यहाँ पे फॉरेंसिक टीम इससे जांच कर लेती है बेटा, किसके द्वारा? इस फ्रैक्टोज के द्वारा। अब यहां से जो सेमिनल वेसिकल होता है मतलब शुक्राशय होता है, ये वीर्य का 60 से 70% भाग बनाता है। कितना बेटा? वीर्य के अंदर, ये सीमेन के अंदर 60 से 70% भाग इसका, जो जिस चीज को ये श्रवण करता है वो चीज होती है 60 से 70% फ्रैक्टोज वगैरह। इसके बाद दूसरी ग्लैंड का है, ये दिख रही है प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड दिख रही है? प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या दिख रही है? ये वाली दिख रही ना पूरी, प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या काम है बेटा?
प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या काम है? तो प्रोस्टेट ग्लैंड से एक और चीज ध्यान देना, प्रोस्टेट ग्लैंड वीर्य का बनाएगी 20 से 25% भाग, लेकिन साथ ही एक बहुत जरूरी बात है, हाँ एक बहुत जरूरी, हाँ 20 से 25 से 30% वीर्य का भाग बनाएगी, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड 25 से 30% भाग बनाएगी वीर्य का, माना सीमेन का। लेकिन साथ में क्या होता है कि वृद्धावस्था आने पर 45 से 50 साल होने पर क्या हो जाता है कि कभी कभी ज्यादातर लोगों में ये प्रोस्टेट ग्लैंड फूल करके बड़ी हो जाती है। अब जब ये फूल करके बड़ी हो जाती है तो उसी को क्या बोलते हैं बेटा? उसी को बोलते हैं प्रोस्टेट कैंसर। क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट कैंसर। अब ये क्या है? प्रोस्टेट यूरेथ्रा, मूत्र मार्ग वाली नली के दोनों तरफ है, और जब फूल के बड़ी हो जाएगी तो मूत्र वाली नली को क्या कर देगी? दबाएगी। दबाएगी ना, फूल के बड़ी हो रही तो मूत्र वाली नली को क्या करेगी? दबा देगी। जब दबाएगी तो इससे क्या होगा बेटा? मूत्र त्याग में बहुत ज्यादा जलन होगी, परेशानी होगी। तब आप डॉक्टर के पास जाओगे, तो डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर इस प्रोस्टेट ग्लैंड को काट करके निकाल देगा। क्या करेगा? डॉक्टर इस प्रोस्टेट ग्लैंड को काट करके निकाल देगा। क्या कर देगा? इस प्रोस्टेट ग्लैंड को ही काट करके आराम से क्या कर देगा? निकाल देगा। काट के निकाल देगा। काट के क्या करेगा? बाहर कर देगा, निकाल देगा। ठीक है, 28 से 20 साल की उम्र में नहीं निकालेगा बेटा, वृद्धावस्था में निकालेगा। ठीक है, ज्यादातर वृद्धावस्था में होता है। महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर और पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर कॉमन बात है। अब इसके बाद तीसरी ग्रंथि है काउपर ग्रंथ। काउपर ग्रंथि से क्या होता है बेटा? क्षारीय पदार्थ का स्राव होता है। क्षारीय पदार्थ क्या करेगा बेटा? योनि की अम्लीयता को दूर करेगा। ये एक प्रकार का प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? प्रोटोकॉल होता है। तो एक बार देखते हैं बेटा ग्रंथि में, तो एक जोड़ी क्या होता है बेटा? शुक्राशय। शुक्राशय की बात करें तो वीर्य का, किसका बेटा? ये क्या करेगा बेटा? तो ये बनाने वाला है वीर्य का कितने भाग? वीर्य का 60 से 70% भाग बनाएगा। कलर ये बनाएगा वीर्य का 60 से 70% भाग। और यही बनता है क्या बेटा? फ्रैक्टोज। क्या बनेगा? फ्रैक्टोज भी इसी के अंदर बनने वाला है। एक जोड़ी प्रोस्टेट की बात करें बेटा, तो प्रोस्टेट क्या बेटा? या श्वेत एवं हल्के रंग के अम्लीय तरल का स्रावण करती है, जो वीर्य का 25 से 30% भाग बनाता है। ठीक है, इस ग्रंथि से क्या निकलेगा बेटा? तो इस ग्रंथि से श्वेत और हल्के, श्वेत का और बेटा हल्के, हल्का क्या निकलेगा बेटा? अम्लीय तरल का पदार्थ निकलेगा, जो वीर्य का 25 से 30% भाग बना देगा। तो अगर मैं बात करूं वीर्य की, किसकी बात करूं? वीर्य की। अगर मैं बात करूं वीर्य की, तो वीर्य में क्या होगा बेटा? पहला तो शुक्राशय का स्राव। क्या हुआ बेटा? शुक्राशय का स्राव। पहली चीज क्या हुआ? शुक्राशय का स्राव हुआ। शुक्राशय का स्राव 60 से 70% प्लस इसके बाद प्रोस्टेट ग्रंथि का स्राव। प्रोस्टेट प्रोस्टेट का स्राव ये कितना है बेटा? 25 से 30% प्लस साथ में कहा है इसमें, साथ में वीर में कहा है बेटा? स्पर्म है, शुक्राणु, थोड़ा सा क्या है बेटा? शुक्राणु है। थोड़ा सा क्या बचे बेटा? शुक्राणु बचे। तो इन तीनों को मिला दिया जाए, इन तीनों को अगर मिला दिया जाए, शुक्राशय का स्राव, प्रोस्टेट का स्राव प्लस शुक्राणु, इन तीनों को मिला के क्या बनता है बेटा? सीमेन बनता है, यानी कि वीर्य बनता है। ध्यान देना, क्या बनता है? सीमेन बनेगा, वीर्य बनेगा। प्रोस्टेट का स्राव, शुक्राशय का स्राव और क्या बन जाएगा बेटा? साथ में क्या होंगे? सीमेन। इसमें क्या होंगे बेटा? स्पर्म होंगे। इन तीनों को मिला करके क्या बन जाता है? वीर्य बन जाता है। और ये जो एक जोड़ी काउपर ग्लैंड है, ये क्या बनेगी बेटा? हल्के क्षारी, हल्के क्षारी क्या करेगी बेटा? हल्के क्षारी द्रव का श्रावण पहले ही कर देगी। कब? जब पेनिस रिएक्ट हो जाएगा तभी इसका श्रावण हो जाता है। ये एक प्रकार का प्रोटोकॉल होता है जो क्या करता है? योनि की अम्लीयता को खत्म करता है। ठीक है, योनि की अम्लीयता अगर नहीं खत्म होगी तो क्या हो जाएंगे? स्पर्म मर जाएंगे। तो स्पर्म के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इसको योनि की अम्लीयता को खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब आगे आते हैं। अब आते हैं आगे, देखते हैं बेटा इसको 3D में एक बार देखते हैं। एक बार इसकी 3D देखते हैं। तैयार हो जाएंगे बेटा एक बार 3D पे कैसे बनता है। चलिए ध्यान से देखिएगा थोड़ा बोर्ड में बेटा।
थोड़ा बोर्ड में एक बार ध्यान से दिखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये बेटा पूरा क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर यहाँ से बनने के बाद ऐसे 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 ये पूरा शुक्राणु का पथ है, यहाँ से निकल जाएंगे। अब बेटा सबसे पहले क्या होगा, शुक्राशय वाला स्राव, इसके बाद प्रोस्टेट का स्राव, फिर थोड़ा सा क्या हो गया बेटा, थोड़ा सा क्या हो गए, शुक्राणु हो गए, जिससे क्या बन गया, सीमेन बन गया। और सीमेन के अंदर क्या होता है बेटा, ऐसे शुक्राणु होते हैं, और शुक्राणुओं की स्पर्म की रेस होती है। 40 मिलियन शुक्राणु बनते हैं एक बार में, एक बार के स्खलन में 40 मिलियन शुक्राणु होंगे, और वो तेजी से उनके अंदर क्या होता है, रेस होती है। और उस रेस में जो सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहले अंडाणु के समीप पहुंच जाता है, वही क्या करता है, फर्टिलाइजेशन करता है। वही क्या करेगा बेटा, वही करेगा फर्टिलाइजेशन। क्या करेगा, उसी के द्वारा क्या होने वाला, फर्टिलाइजेशन होने वाला। 40 मिलियन होंगे, लेकिन उसमें से क्या होगा, उसमें से सबसे पहले मतलब फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचे। मनुष्य में निषेचन कहां होता है, फैलोपियन ट्यूब पर होता है, लेकिन फैलोपियन ट्यूब पर पहुंचते पहुंचते सिर्फ 200 पहुंचते हैं। कितने पहुंचते हैं, 200 ही पहुंचते हैं। 200 कहां पहुंचेंगे, फैलोपियन ट्यूब पर पहुंचेंगे, बाकी सारे रास्ते में ही नष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बाकी सारे रास्ते में ही नष्ट हो जाते हैं। एक क्वेश्चन और बेटा पूछा जाता है एनसीईआरटी में, जो आपके है, और नीट में पूछा जाता है कि स्मर्त धारिता क्या होती है, स्मर्त धारिता। ठीक है बेटा, स्मर्त धारिता क्या होती है बेटा, एक बार मुझे बताएंगे स्मर्त धारिता क्या होती है बेटा। बेटा सचिन शर्मा, सीमेन और स्पर्म में अंतर बताया, तो सीमेन का है बेटा, सीमेन पूरा है, स्पर्म का है, सीमेन का एक भाग है। स्पर्म का मतलब युग्मक है जो सीमेन के अंदर पाया जाता है। स्पर्म कहां पाया जाएगा, सीमेन के अंदर 5% में। ये बेटा, ये देखिए, ये आपकी है क्या बेटा, काउपर ग्लैंड है। ये क्या बेटा, ये आपकी क्या है, काउपर ग्लैंड है। अब एक बार हमें बताएंगे बेटा स्मर्त धारिता, क्या बताएंगे बेटा, स्मर्त धारिता के बारे में बताएंगे कि स्मर्त धारिता क्या होती है। स्मर्त धारिता नीट में पूछा गया क्वेश्चन, और बहुत ही जोरदार कॉन्सेप्ट है बेटा, स्मर्त धारिता। फ्रक्टोज का काम है बेटा शुक्राणु को पोषण देना। क्या करना, फ्रक्टोज क्या करेगा बेटा, शुक्राणु को पोषण देगा। क्या करेगा, न्यूट्रिशन देगा। शुक्राणु को धारण करने की क्षमता, शुक्राणु धारा स्पर्म के हिट को तोड़ना। हाँ बेटा, बहुत अच्छा, अतुल सही जा रहे हो। और बताएंगे बेटा, जो स्पर्म तक पहुंच जाए उनके कुछ विशेष होती है, मोत्रिया की ज्यादा संख्या। नहीं बेटा, स्मर्त धारिता ये नहीं है, उसकी परत। देखो स्मर्त धारिता का मतलब ये होता है बेटा, जब शुक्राणु जाएगा तो जाते जाते क्या हो जाएगा, गर्भाशय की दीवारों से लड़ते 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 जो शुक्राणु की ऊपर वाली परत होती है, उस शुक्राणु के ऊपर एक्रोसोम होता है, और एक्रोसोम के ऊपर वाली परत होती है। तो ऐसे ऐसे मतलब मैं कहूं कि एज एग्जाम्पल अगर बताऊं, तो एज एग्जाम्पल का मतलब हम कहीं जाते जाते वहां एकदम लड़ते भिड़ते जाए, और लड़ते भिड़ते जाए, हम अपना क्या करें, सर फोड़ लें। क्या लें, अपना सर फोड़ लें। तो सर फोड़ना क्या हो जाएगा, स्मर्त धारिता कहलाएगा। मतलब ये क्या करता है, शुक्राणु जाते जाते सबसे पहले क्या करता है, अपने एक्रोसोम के ऊपर वाली परत को क्या कर देता है बेटा, हटाता है। क्या करता है, एक्रोसोम के ऊपर वाली परत को। भाई ये शुक्राणु ऐसे बना होता है, ध्यान देना, ये शुक्राणु है पूरा, एक मिनट अभी सिलेक्ट नहीं, ये पूरा शुक्राणु है। ये बीच में कहा है बेटा, ये बीच में लगे हैं माइटोकांडिया, ये बीच में लगे होते हैं शुक्राणु माइटोकांडिया ऊर्जा के लिए। नीचे वाला भाग का होता है, पूंछ होता है, और ऊपर का लगा होता है, ऊपर ऐसे लगा होता है एक्रोसोम। का लगा होता है, ऊपर लगा होता है ऐसे एक्रोसोम। का लगा है, एक्रोसोम लगा है। अब यहाँ पे क्या है, इसके अंदर क्या है बेटा, इसके अंदर डीएनए है। क्या है, डीएनए है, अनुवांशिक पदार्थ है। और ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है बेटा, तो यहाँ पे है माइटोकांडिया, यहाँ पे क्या है, माइटोकांडिया है। तो एक्रोसोम के ऊपर वाली जो परत होगी, ये गर्भाशय की दीवारों पे लड़ते लड़ते आते जाते एक्रोसोम की ऊपर वाली परत को हटा देना ही क्या हो गया बेटा, स्मर्त धारिता। क्या हुआ बेटा, स्मर्त धारिता हो गया। और वही शुक्राणु निषेचन करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा, जिसके अंदर स्मर्त धारिता आ जाएगी। अगर वो अपनी ऊपर की परत को खोल को नहीं हटाएगा तो वो ओवा के अंदर नहीं पहुंच पाएगा, और जब वो ओवा के अंदर नहीं पहुंच पाएगा तो फ्यूजन नहीं होगा, तो फर्टिलाइजेशन वो नहीं कर पाएगा। वही शुक्राणु फर्टिलाइजेशन करेगा जिसके अंदर स्मर्त धारिता आ जाएगी। क्या आ जाएगी बेटा, जिसके अंदर स्मर्त धारिता आ जाएगी। ठीक है, यौन संचारित रोग क्या है बेटा, ऐसे रोग जो यौन संबंधों द्वारा फैलते हैं। ठीक है, उन्हें यौन संचारित रोग कहते हैं।
बेटा चोट लगने से होता है। तो अब आते हैं बेटा नर और मादा में यौन आरंभ की बात करते हैं। नर में यौन आरंभ और मादा में यौन आरंभ, एक बार इसको रिपीट करते हैं बेटा और बढ़ते हैं आगे। तो अगर मैं बात करूं नर में यौन आरंभ कब होता है बेटा, 14 से 16 वर्ष में। कब होता है, 14 से 16 वर्ष में नर में। और मादा में यौन आरंभ कब होता है, मादा के अंदर यौन आरंभ कब से होता है, बताएंगे एक बार सभी लोग। नर में 14 से 16 और मादा के अंदर यौन आरंभ, मादा के अंदर कब होता है, 10 से 12। पीडीएफ मिलेगा बेटा, ठीक है, पीडीएफ मिलेगा, 10 से 12 में होगा, ठीक है। अब और ध्यान देना, अब जैसे यौनारंभ हो जाएगा, देखो पहले का होगा, यौनारंभ के पहले नर और मादा लगभग समान होते हैं। अगर एक छोटे छोटे बच्चे 5-5, 6-6 साल के बच्चे, उनको कपड़े पहना दिया जाए, बाल वाल कटवा दिया जाए, तो लोग क्या कहते हैं कि अरे ये लड़का है, ये लड़का है। लड़का लड़की में पहचान नहीं होता ना, कहते हैं ना कि बचपन में हम एकदम लड़का लगते थे, बचपन में हम एकदम लड़की लगते थे, वही है। लेकिन बदलाव कब आना शुरू होते हैं, बदलाव आना शुरू होंगे जब यौनारंभ होगा। तो यौनारंभ के समय क्या बेटा, यौन संचारित रोग बताया, तो ऐसे रोग जो यौन संबंधों द्वारा फैलते हैं, ठीक है। डिफरेंस आएंगे, पहला डिफरेंस नर के अंदर का आएगा बेटा, नर के अंदर दाढ़ी मूछ, दाढ़ी उगाएगी, दाढ़ी हो जाएगी, मूछ, और क्या हो जाएंगे, कंधे चौड़े हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कंधे चौड़े हो जाते हैं, कंधे चौड़े। और क्या हो जाता है, कंधे चौड़े हो जाएंगे, चेहरे पे दाढ़ी मूछ आ जाएंगे। आवाज क्या हो जाएगी, आवाज क्या हो जाएगी बेटा, भारी हो जाएगी। आवाज क्या हो जाएगी, भारी हो जाएगी। फटाफट लिखेंगे, दाढ़ी मूछ हो जाएगा बेटा, हाँ, दाढ़ी मूछ, कंधे चौड़े, आवाज क्या हो गया बेटा, भारी हो गई। और साथ में क्या हो गया बेटा, स्पर्मोजेनेसिस शुरू, शुक्राणुओं का बनना, जननांगों पर बाल। क्या होगा बेटा, जननांगों पर बाल उगाते हैं, जननांगों पर बाल उगाते हैं, जननांगों पर भी बाल उगाते हैं। और स्पर्मोजेनेसिस शुरू हो जाएगा, शुक्र जनन भी साथ में शुरू हो जाएगा, स्पर्म का फॉर्मेशन भी शुरू हो जाएगा, ठीक है बेटा। और क्या होता है, और भी कुछ होगा, और क्या होगा साथ में, हाँ, विरसन से हार्मोन्स का श्रावण, हाँ बेटा, विरसन में हार्मोन्स का श्रावण होने लगेगा, ज्यादा मात्रा में टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है, बॉडी मस्कुलाइन, हाँ बेटा, शरीर में ताकत भी आने लगेगी ना, शरीर में ताकत भी आने लगेगी, ठीक है। चलिए अब आते हैं मसल्स स्ट्रांग, हाँ, मांसपेशियां क्या हो जाएंगी बेटा, मजबूत हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, मांसपेशियां मजबूत हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, मजबूत हो जाएंगी। चलिए अब आते हैं इधर मादा की तरफ। मादा में क्या हो जाएगा बेटा, मादा में क्या हो जाएगा, पहली बात आवाज क्या हो जाएगी बेटा, आवाज पतली हो जाएगी, पतली हो जाएगी। और क्या होगा बेटा, स्तनों का विकास होगा। काय का विकास होगा, स्तनों का विकास होगा। आर्तव चक्र, आर्तव चक्र क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, आर्तव चक्र शुरू हो जाएगा। अब जब आर्तव चक्र की शुरुआत होती है, मासिक चक्र या आर्तव चक्र की बात करें, जब शुरुआत होती है तो उसको क्या बोलते हैं, रजोदर्शन। ध्यान देना, आर्तव चक्र की शुरुआत को बोलते हैं रजोदर्शन। और जब 45 से 50 साल की उम्र में ये खत्म हो जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, रजोनिवृत्ति। क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं रजोनिवृत्ति। पहला हुआ रजोदर्शन, फिर क्या हुआ, रजोनिवृत्ति। ये याद रखना, ठीक है, रजोदर्शन और रजोनिवृत्ति। तो अगर रजोदर्शन की एज क्या होगी बेटा, 10 से 12 साल, और रजोनिवृत्ति की एज क्या होगी, रजोनिवृत्ति की एज होगी 45 से 50 साल, ठीक है। हाँ चलिए, तो आवाज पतली हो गई, स्तनों का विकास, आवर्त चक्र की शुरुआत हो गई। और साथ में क्या होगा बेटा, जननांगों पर बाल, यहां भी आ जाएंगे, जननांगों पर जननांगों पर बाल का उगना हो जाएगा। और साथ ही साथ में आवाज पतली है, ठीक है। अब साथ ही साथ में क्या हो जाएगा बेटा, नर और मादा का एक दूसरे के प्रति आकर्षण भी होने लगेगा, एक दूसरे के प्रति क्या होने बढ़ेगा, आकर्षण भी बढ़ जाएगा, ठीक है। स्किन सॉफ्ट, बहुत अच्छे बेटा रामेश्वर, स्किन क्या हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, वो भी सही है। स्किन क्या होगा बेटा, सॉफ्ट हो जाएगी। एस्ट्रोजन हार्मोन्स, हाँ बेटा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का विश्रावण,
होने लगेगा। तो ये सारे चेंजेस आएंगे कब? यौनारंभ के समय। यौनारंभ के समय ये सारे चेंजेस आ जाएंगे कहां पे? स्त्री के अंदर और पुरुष के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आगे आते हैं बेटा कहां पे? मादा जनन तंत्र पे। कहां पे आते हैं? मादा जनन तंत्र में। अब अभी तक नर जनन तंत्र कंप्लीट हुआ, अब हम लोग बात करते हैं काहे की? अब हम लोग बात करेंगे मादा जनन तंत्र की। काहे की बात करेंगे बेटा? मादा जनन तंत्र की बात करेंगे। अब अगर सबसे पहले मादा जनन तंत्र में जाए तो मादा जनन तंत्र का मतलब क्या बेटा? ग्रुप ऑफ ऑर्गन। जनन तंत्र का मतलब हाँ मेमोरी ग्लैंड। हाँ बेटा, आज मेमोरी ग्लैंड का टॉपिक है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कहा मादा जनन तंत्र की, तो मादा जनन तंत्र यहां भी आ गया। तो तंत्र का मतलब मैंने बताया कि तंत्र बोले तो ग्रुप ऑफ ऑर्गन, मतलब अंगों का समूह। क्या होगा बेटा? तंत्र का मतलब है कि अंगों का समूह। यहां पे बहुत सारे अंग पार्टिसिपेट करेंगे, बहुत सारे अंगों का क्या होने वाला है? समूह होने वाला है। अब एक पूरा मादा जनन तंत्र की बात करूं तो कैसा बना होगा बेटा? तो लगभग ऐसा होता है ना, ये थोड़ा सा चित्र टेढ़ा मेढ़ा बन सकता है, आप लोग समझ लीजिएगा। ये कुछ ऐसा होगा। ऐसा का मतलब क्या? सबसे पहले क्या है बेटा? सबसे पहले जो आता है इसके अंदर, सबसे पहला पार्ट क्या है बेटा? तो सबसे पहला पार्ट है, मुख्य पार्ट है अंडाशय। क्या बेटा? सबसे पहला पार्ट है अंडाशय। अंडाशय के बाद क्या है? अंडवाहिनी। क्या है? अंडवाहिनी, यानी कि फाइलोपियन ट्यूब। अंडवाहिनी के बाद कहां पर क्या है बेटा? गर्भाशय। क्या है? अंडवाहिनी के बाद गर्भाशय, और गर्भाशय के बाद ये क्या बेटा? ये है ग्रीवा। क्या है? ग्रीवा है। और ग्रीवा के बाद पर आगे बढ़ेंगे तो बेटा क्या है? योनि। क्या है? योनि। और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? फिब्री। क्या बोलते हैं? फिब्री। ये स्ट्रक्चर पूरा है बेटा मादा जनन तंत्र का। किसका बेटा? मादा जनन तंत्र का। किसका बेटा? मादा जनन तंत्र का। अब चलते हैं, इसको पढ़ते हैं, और सबसे पहले इसके अंदर हम ये देखेंगे बेटा कि कौन सा इसमें मुख्य अंग है और कौन से इसमें क्या है? सहायक अंग है। तो एक बार सभी लोग मुझे बताएंगे बेटा, एक बार सभी लोग मुझे बताएंगे कि इसमें से कौन सा अंग मुख्य अंग है? मादा जनन तंत्र के अंदर, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन सा मुख्य अंग है? मेजर ऑर्गन कौन सा है बेटा? कौन सा है बेटा? बेटा गर्भाशय को बोलते हैं सचिन। ओवरेट, ओवरी। क्या बेटा? क्या बेटा? ओवरी। क्या है? ओवा नहीं बेटा, ओवा तो अंडा हो गया। अंडाशय। क्या बेटा? मुख्य अंग क्या है? अंडाशय। अंडाशय मुख्य अंग क्यों है बेटा? क्योंकि ओवल्यूशन भी इसी के अंदर होना है। मादा का युग्मक क्या है बेटा? मादा का युग्मक है अंडाणु। अब अंडाणु कहां बन रहा है? तो अंडाणु बन रहा है किसके अंदर? अंडाशय के अंदर। किसके अंदर बन रहा है? अंडाशय के अंदर। जब अंडाणु बन रहा है तो अंडाणु क्या हुआ बेटा? मादा का क्या हुआ बेटा? मादा का युग्मक है अंडाणु। अब अंडाशय के अंदर बन रहा है तो अंडाशय क्या हुआ? मुख्य अंग हुआ, यानी कि प्राथमिक अंग। क्या हुआ? प्राथमिक अंग। बाकी सारे अंग क्या है? सहायक हैं। ओवरी क्या है बेटा? ओवरी इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ओवरी इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और बाकी जो बचे हैं सारे क्या है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, सहायक अंग है। ओवरी क्या है बेटा? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। तो सबसे पहले हम ओवरी की बात करें, अगर ओवरी पे जाते हैं अगर, तो यह लगभग 2 सेंटीमीटर लंबा, कितनी लंबाई होगी इसकी? 2 सेंटीमीटर लंबाई होगी, और 2 ही सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होगी, और 1 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होगी। क्या होगा बेटा? 1 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होगी। बेटा आगे है पूरा। ठीक है, ठीक है। तो 2 2 1 क्या होता है बेटा? 2 2 1 का मतलब है कि 2 सेंटीमीटर लंबा, 2 सेंटीमीटर चौड़ा, और 1 सेंटीमीटर क्या है बेटा? मोटा है। अब इसके अंदर क्या होगा? ओवा बनेगा। अब ओवा बनने के बाद हर एक ओवा को परिपक्व होने में कितना टाइम लगता है बेटा? हाँ बेटा, एक ओवा को परिपक्व होने में कितना टाइम लगता है, एक बार बताएंगे बेटा? एक ओवा को परिपक्व होने में कितना टाइम लगता है? एक अंडाणु को परिपक्व होने में कितना टाइम लगता है? 14। कितना टाइम लगता है बताएंगे सब लोग कमेंट करके? एक ओवा को क्या करना है? मेच्योर होना है। पूरा मेच्योर होने में एक ओवा को कितना टाइम लगता है? टाइम बताएंगे बेटा? 10 से 17 कोई बता रहा है। कितना टाइम लगेगा बेटा? 30 दिन कोई बता रहा है। अभी भी सबका गलत आ रहा है बेटा, अभी भी सबका गलत आ रहा है बेटा। सही सही बताएंगे एक बार, सही सही बताएंगे कि एक ओवा कितने दिन में परिपक्व होता है?
4 से 5 ऐसा करते हैं। बहुत, सबका गलत है बेटा, सबका गलत है लगभग। अभी किसी का सही आंसर नहीं आया, अभी किसी का सही आंसर नहीं आया है, किसी का भी सही आंसर नहीं आ रहा है बेटा। एक ओवा को परिपक्व होने में कितना टाइम लगता है? 2 मंथ आया कहा किसी का? चलिए ठीक है, चलिए बताता हूं मैं। एक ओवा को परिपक्व होने में लगता है 2 महीने, यानी कि लगभग 28 दूना 56 दिन। देखा जाए तो लगभग 2 महीने लगता है, 2 महीने लगता है। इसीलिए ध्यान देना, 2 ओवरी हैं, ध्यान दो इधर, 2 ओवरी हैं, एक ये ओवरी है, एक ये ओवरी है, और एक एक महीने में एक से अंडा निकलेगा। पहले मान लिया जाए पहले महीने इसके द्वारा अंडोत्सर्ग होगा, तो दूसरे महीने इसके द्वारा अंडोत्सर्ग होगा। तो एक से मान लिया हो रहा है, तो दूसरी को 2 महीना बना कि नहीं बना? 2 महीने में एक ओवरी परिपक्व होती है, 2 महीने में एक ओवरी, तो दो ओवरी हैं, 2 ओवरी हैं बेटा, तो 2 हो जाएंगे ना, 2 महीने में 2 हो जाएंगे। तो पहला महीना इससे निकलेगा, तो दूसरा महीना उसको निकलेगा, मतलब दोनों को 2 महीना मिलते जाएंगे। 2 मंथ लगते हैं। कितने मंथ लगते हैं? 2 मंथ। एक ओवरी को, एक ओवा को परिपक्व करने में, मैच्योर करने में 2 मंथ लगता है। इसीलिए हर महीने एक ओवरी से एक अंडा निकलता है, जिसको क्या बोलते हैं? अंडोत्सर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन बोलते हैं, यानी कि अंडोत्सर्ग बोलते हैं। ध्यान देना ना, अंडोत्सर्ग हो जाएगा ना, समझ में आया? हाँ बेस्ट, ओके बेटा। ओव्यूलेशन होता रहेगा, एक एक को 2 महीना मिलता जाएगा, वो अपना काम करता जाएगा। अब कैसे सिस्टम होगा इसको आगे देखेंगे, भी 3D देखेंगे, अच्छे से क्लियर करेंगे बेटा। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, और हम लोग आते हैं थोड़ा सा आगे। तो जैसे ही हम ओवरी के बाद जाएंगे, तो ओवरी के बाद हमको दूसरी चीज दिख रही बेटा, ये थी ओवरी। अब ओवरी के बाद ये कहा है बेटा, ये है ओवरी, इधर दोनों क्या है बेटा? इधर दोनों ओवरी हैं। अब ओवरी के बाद क्या है बेटा? ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पूरा पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट क्या है? फैलोपियन ट्यूब है। क्या है? फैलोपियन ट्यूब है। और फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, और यहां से यहां तक का तीसरा पार्ट। 3 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। पहला वाला पार्ट है जो क्या है? पहला वाला पार्ट है जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, देखो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, जिसको मैंने फिब्री बोला। फिब्री में क्या होता है बेटा? फिब्री क्या करती है? ये अंडोत्सर्ग के द्वारा, मतलब ओव्यूलेशन जब होता है, जब अंडोत्सर्ग होता है, तो ये क्या करती है? अंडाणुओं को ग्रहण करती है। क्या करती है? ये क्या करेगी? अंडाणु को ग्रहण करेगी। क्या करेगी बेटा? इसका काम है अंडाणु को ग्रहण करना। पहले भाग का क्या काम है बेटा? अंडाणु को ग्रहण करना। क्या करना बेटा? ग्रहण करना। अब दूसरा पार्ट यहां से यहां तक है, जिसको बोलते हैं एम्पुला। क्या बोलते हैं? एम्पुला बोलते हैं। एम्पुला वाला पार्ट क्या करेगा बेटा? तो यहां पे क्या होगा बेटा? निषेचन। क्या होता है? निषेचन। अगर आपसे कोई पूछेगा कि मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है, तो आप क्या बताओगे? फैलोपियन ट्यूब, या हिंदी में क्या बताओगे? अंडवाहिनी पे होता है। कहाँ होता है? अंडवाहिनी पे होता है। लेकिन अंडवाहिनी के किस पार्ट में होता है, ये पूछा जाएगा, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि अंडवाहिनी के किस पार्ट में होता है। तो किस पार्ट में होता है बेटा? एम्पुला वाले पार्ट में होता है। कहां पे होता है? एम्पुला वाले पार्ट में होता है। कहां पे होगा? यहां पे होगा, एम्पुला वाले पार्ट में होगा। अब इसके बाद थर्ड पार्ट होगा, ये क्या होता है बेटा? थर्ड पार्ट यूट्रस से ज्वाइंट होता है, गर्भाशय के से ज्वाइंट होता है। तो ये 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। ये क्या होती है बेटा? 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी क्या होती है? नलिका होती है। 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी हल्का कुंडित लंबी नलिका होती है। इसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं बेटा? 3। इसके 3 भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। मेन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? एम्पुला वाला भाग, जहां पे क्या होता है बेटा? निषेचन होता है। क्या होता है बेटा? एम्पुला वाला भाग, निषेचन। एम्पुले वाले भाग में क्या होता है बेटा? निषेचन। अगर हम एम्पुला वाले भाग में जाएं, बीच वाले पार्ट में जाएं, तो यहीं पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि इसी के अंदर निषेचन होता है। क्लियर है? क्लियर है बेटा? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आएंगे कहां पे? गर्भाशय की तरफ आएंगे। देखो यहां पे आप देख सकते हैं बेटा, ये पहला पार्ट है जहां से ओव्यूलेशन हुआ। ओव्यूलेशन होने के बाद एम्पुला वाले भाग में क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन हुआ, निषेचन हुआ। एम्पुला वाले भाग में क्या हुआ बेटा? फर्टिलाइजेशन हुआ, निषेचन हुआ। निषेचन होने के बाद सबसे पहले क्या होता है? कीवेज होता है।
कीवेज में क्या होता है, कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, कीवेज के बाद ब्लास्टोसिस्ट अवस्था पे आकर के ये भ्रूण में इम्प्लांटेशन होगा। तो अब बात करते हैं गर्भाशय की। काहे की बात करें बेटा, गर्भाशय की। काहे की बात करें बेटा, गर्भाशय की बात करें तो जो गर्भाशय होता है इसके सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ पे क्या होता है बेटा, भ्रूण का परिवर्धन। यहीं पे क्या होता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट। यहाँ क्या होता है, भ्रूण का परिवर्धन। यहां पे होगा भ्रूण का परिवर्धन, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट का है गर्भाशय की 3 परत। कहा बेटा, गर्भाशय की 3 परत जो है, पेरीमेड्रियम, मायोमेड्रियम, एंडोमेड्रियम। पेरीमेड्रियम गर्भाशय कितने परत होती हैं, तो 3 परत होती हैं, बताएंगे आप लोग। पहली क्या है बेटा, पेरीमेड्रियम, दूसरी क्या है, मायोमेड्रियम, और तीसरी क्या है, एंड्रोमेड्रियम। क्या है, एंड्रोमेड्रियम। समझ में आ रहा है बेटा, हाँ 3 परत होंगी, ठीक है। हाँ बेटा 3 पार्ट में पहला लास्ट वाला पार्ट है स्टेमस, प्रशांत। चलिए अब देखते हैं इसमें, ये जो बाहर वाली परत है, सबसे बाहर वाली जो परत है, ये वाली, कलर चेंज करते हैं बेटा, ये जो सबसे बाहर वाली परत दिख रही है, ये सबसे बाहर वाली परत जो होती है, ये क्या होती है बेटा, पेरीमेड्रियम। अब इसके अंदर बीच वाली परत क्या होती है बेटा, बीच वाली परत क्या होती है, बीच वाली परत मायोमेट्रियम। और सबसे अंदर वाली परत, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट है सबसे अंदर वाली परत, जिस परत का नाम क्या है बेटा, जिस परत का नाम क्या है, ये लास्ट वाली परत जो मैं बना रहा हूं रेड कलर से, इस परत का नाम क्या है बेटा, तो इसी परत को बोलते हैं क्या, एंड्रोमेड्रियम। ये परत क्या है बेटा, ये परत सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी परत का नाम है एंडोमेट्रियम। क्या नाम है बेटा, इस परत का नाम है एंड्रोमेट्रियम। ये परत दोनों तरफ पाई जाएगी, इस तरफ भी पाई जाएगी और इस तरफ भी पाई जाएगी। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंट क्यों है, तो यहीं पर भ्रूण का इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है बेटा। हाँ, भ्रूण जो है इसी पर चिपकता है, इसी पर इम्प्लांटेशन होगा। प्रोसेस कैसे होगा एक बार समझते हैं, थोड़ा सा। हाँ 3 परत है, ध्यान देना मुझे, 3 परत है बेटा। पहली परत बाहर वाली परत, सबसे बाहर वाली लेयर को क्या बोलते हैं, पेरीमेड्रियम, बीच वाली को मायोमेड्रियम और अंदर वाली को एंडोमेड्रियम बोलते हैं। अब होगा कैसे प्रोसेस, कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, निषेचन होने के बाद ये ब्लास्टोसिस्ट बना, तो ब्लास्टोसिस्ट सबसे पहले गर्भाशय पे आएगा, और आने के बाद गर्भाशय के अंदर घूमेगा, टहलेगा, घूमा टहला, और घूमने और टहलने के बाद क्या कर रहा है, घूम रहा है, टहल रहा है, टहलने के बाद वहां की यूट्राइन मिल्क, भ्रूण के अंदर, भ्रूण जो गर्भाशय के अंदर मिल्क होता है उसको या गर्भाशयी मिल्क बोलते हैं, गर्भाशयी दुग्ध। गर्भाशयी दुग्ध को क्या करेगा बेटा, पिएगा, और पी के क्या करेगा, टालता खाता रहेगा, पोषण करता रहेगा, फिर उसको यहाँ पे अच्छा लगेगा। कहते नहीं, अगर आप कहीं घूमने जाओ, बढ़िया घूमो खाओ पियो, फिर आपको जगह अच्छी लग जाए, तो आप क्या करोगे, सोचोगे यहीं पे एक प्लाट ले लेते हैं, यहीं रह जाते हैं, यहीं एक प्लाट लेते हैं और यहीं क्या कर जाते हैं, रह जाते हैं। तो वही काम करता है ये ब्लास्टोसिस्ट, रहेगा, घूमेगा, घूमने के बाद क्या करेगा, गर्भाशय की एंडोमेट्रियम में क्या हो जाएगा, गर्भाशय के एंडोमेट्रियम को थोड़ा सा खा लेगा, खा करके इसी के अंदर, इसी को खा करके थोड़ा सा जगह बनाएगा, और जगह बनाने के बाद ऐसे इसके अंदर क्या हो जाएगा, धंस जाएगा, ऐसे इसके अंदर धंस जाएगा, और धंस के क्या हो जाएगा, रोपित हो जाएगा, ऐसे धंस के क्या हो जाएगा, रोपित हो जाएगा, उसका इम्प्लांटेशन हो जाएगा। जैसे पौधा रोपित हो जाता है ना, वैसे ये क्या हो जाएगा बेटा, रोपित हो जाएगा, ठीक है। हाँ, पौधे या रोपित हो जाएगा, रोपित होने के बाद अपने परत बनाना शुरू कर देगा, जिसके द्वारा शरीर के अंगों का क्या होने लगेगा बेटा, विकास। दूसरी बात, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर सेकंड सिस्टम आता है, सेकंड सिस्टम का, कि अगर निषेचन नहीं होता, ये बात कहां की रही, ये बात तो तब की रही जब निषेचन हो रहा है। अगर निषेचन नहीं होता तब क्या होता है, तो जब निषेचन नहीं होता तो अनिषेचित अंडाणु, जैसे ही अंडाणु यहां आ जाएगा, तो अंडाणु के यहां आने के बाद, आने में क्या हो जाएगा, आते ही अंडाणु यहां आना शुरू होता है, तो अंडाणु के आने की तैयारी में गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम होती है बेटा, नहीं बेटा नहीं कर सकते, क्योंकि गर्भाशय नहीं पाया जाता लड़कों के अंदर। तो गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम है बेटा, ये हमेशा टूटती और बनती रहती। कैसे टूटती है, कैसे बनती है, उसको एक बार समझते हैं। एंडोमेट्रियम टूटती और बनती रहती है, क्या करेगी बेटा, हाँ कृत्रिम रूप से भी गर्भधारण नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि यूट्रस नहीं पाया जाता, और यूट्रस का लगाया नहीं जा सकता, जगह भी नहीं है, तो कैसे लड़के हो जाएंगे, ठीक है। अब कैसे होगा देखो, जिसे निषेचन नहीं हुआ तो अनफर्टिलाइज्ड एग,
अनफर्टिलाइज्ड एग बचा, अनिषेचित अंडाणु बचा, और साथ में ये पूरी परत बन गई है उसके लिए, उसके आसन के लिए, उसके रोपण के लिए। तो अनिषेचित अंडाणु और ये पूरी एंडोमेट्रियम वाली परत क्या करेगी बेटा, 28वें दिन क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, लगभग 150 ml रुधिर के साथ, 150 ml रुधिर, और 150 ml रुधिर के साथ क्या रहेगा, अनिषेचित अंडाणु रहेगा, साथ में ये वाली पूरी परत हो जाएगी। 3 से 5 दिन में क्या हो जाती है, आर्तव चक्र में निकल जाती है बाहर शरीर से। क्या हो जाती है बेटा, आर्तव चक्र में शरीर से बाहर निकल जाती है ना, शरीर से कहा निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। अब अगर निषेचन हुआ तो ये प्रोसेस हुआ, निषेचन नहीं होगा तो अनिषेचित अंडाणु पूरी एंडोमेट्रियम दिन में ऐसे क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। थोड़ा सा इसको समझते हैं एक बार, यहां से समझ सकते हो बेटा, चलिए दिखाता हूं आपको इस प्रोसेस को। एक बार सभी लोग ध्यान से देखेंगे, सभी लोग एक बार ध्यान से देखेंगे, 3D देखते हैं बेटा, एक बार ध्यान से देखेंगे बेटा, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे एक बार, 3D पे समझेंगे कि इस चीज को ये कैसे, ये सिस्टम होता है, इस पूरे सिस्टम को कैसे समझेंगे बेटा, 3D पे। कहां पे समझेंगे बेटा, 3D से देखते हैं बेटा, पूरे सिस्टम को कैसे देखते हैं, विथ 3D देखते हैं। चलिए ये देखो ऐसे बाहर निकल जाएगी, ये ऐसे अनिषेचित अंडाणु और एंडोमेट्रियम क्या हो जाती है, ऐसे बाहर निकल जाती है शरीर से। एक बार फिर से ध्यान से देख लो, फिर शुरू से देखेंगे, ये पूरा ऐसे पूरी परत अंदर वाली और अनिषेचित अंडाणु ऐसे क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। अब इसको शुरुआत से देखते हैं बेटा, चलिए एक बार इसको शुरुआत से देखते हैं। अब ये है बेटा इनसाइड ओवरी, ओवरी के अंदर जाते हैं। पहले महिला की बात करें बेटा, देयर इज वन एज फॉर फीमेल पीरियड। अब शुरुआत करते हैं कहां से बेटा, किशोरावस्था से शुरुआत करें। तो पहले क्या हो गया बेटा, पहले क्या हो गया, लैंगिक द्विरूपता आएगी। सबसे पहले क्या आती है, लैंगिक द्विरूपता। लैंगिक द्विरूपता के बारे में मैंने बताया कि क्या क्या लक्षण चेंज होंगे। इसके बाद क्या, पीयूष ग्रंथि से हार्मोन, पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस के नीचे पाई जाती है, जिससे हार्मोन्स का स्राव होता है। किस हार्मोन्स का स्राव होता है, FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। पीयूष ग्रंथि के द्वारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का स्रावण होता है। क्या होता है बेटा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का स्रावण होता है। और उससे क्या होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स पुटिकाओं को प्रेरित करता है। काहे के लिए प्रेरित करता है, अंडोत्सर्ग के लिए, कि अंडाणु बनाए और क्या करे, उसको बाहर निकाले। ये पूरा मादा जनन तंत्र था। अब धीरे धीरे सबसे पहले पीयूष ग्रंथि के बारे में आपको पता होगा कि जो पीयूष ग्रंथि है वो क्या है बेटा, वो क्या है, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। मास्टर ग्लैंड क्योंकि सारी ग्रंथियों को कंट्रोल यही करती है। तो ये बेटा ओवरी के अंदर सबसे पहले ओव्यूलेशन होता है, मतलब अंडाणु का होता है, बाहर आता है। ये ओवरी से क्या हो रहा है बेटा, ओव्यूलेशन हो रहा है 12वें दिन। 12वें दिन क्या हो जाएगा बेटा, अंडाणु बाहर आ जाएगा, और 12वें दिन ही क्या हो जाएगी, एंडोमेट्रियम बनने लगेगी। मासिक धर्म के 12वें दिन क्या होगा बेटा, एंडोमेट्रियम बनने लगेगी, और वो जो क्या हो जाएगा बेटा, अंडाणु भी बाहर आ जाएगा फैलोपियन ट्यूब पर। अब 12वें से 14 दिन तक एकदम बीच में आ जाएगा। ये देखो, ये 14वें दिन एकदम कहां पे आ जाएगा, सेंटर में पहुंच जाएगा फर्टिलाइजेशन करने के लिए। 14वें दिन वो जो ओवा था वो कहां पहुंच जाएगा, सेंटर में पहुंच जाएगा फर्टिलाइजेशन के लिए। कहां पहुंचेगा बेटा, फर्टिलाइजेशन के लिए कहां पहुंच जाएगा। देखो ध्यान से देखना, ये हुआ ओव्यूलेशन। जैसे ही ओव्यूलेशन होगा, ये फैलोपियन ट्यूब पे का ओवा पहुंच गया। ये ओवा कहां पहुंच गया, फैलोपियन ट्यूब के बीच वाले भाग में। किस भाग में, एम्पुला भाग में। एम्पुला वाले रीजन में पहुंचा। तो एम्पुला वाले रीजन में अगर स्पर्म आता है तो ऐसे क्या होता है बेटा, फर्टिलाइजेशन। क्या होगा बेटा, एम्पुला जैसे ही वो आएगा तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होता है। अब फर्टिलाइजेशन अगर हो गया तो क्या होगा, भ्रूण का विकास होगा। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया बेटा तो भ्रूण का क्या होगा बेटा, विकास होगा। क्या होगा बेटा, भ्रूण का विकास होगा। ये देखो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, शुक्राणु क्या करेगा, अंडाणु के अंदर जाएगा। देखिए ये कुछ ऐसा होता है सिस्टम अंडोत्सर्ग का। अब ये पूरी वाल बन के तैयार हो चुकी, पूरी वाल बन के तैयार हो चुकी। अगर अनफर्टिलाइज्ड हो जाएगा तो ये पूरी वाल ऐसे ही क्या हो जाएगी, बाहर होकर के निकल जाएगी। क्लियर है बेटा, क्लियर है। अब अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या होगा, तब भ्रूण का विकास होगा। अगर नहीं होगा तो पूरा वाल
और अनिषेचित अंडा क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, अनिषेचित अंडा और बाहर निकल जाएगा। ठीक है बेटा, तो यही होता है बेटा 1 से 5 दिन तक क्या होगा, निकलने वाला प्रोसेस मासिक धर्म में, फिर 14 से 16 दिन वाला वेट करने वाला प्रोसेस, इसके बाद लास्ट प्रोसेस होता है निकलने वाला। कहानी खत्म, 3 प्रोसेस में मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या हो जाता है बेटा, खत्म हो जाता है। ठीक है बेटा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या हो जाएगा बेटा, पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा 28 दिन पर। और यही प्रोसेस फिर से चलेगा, यही प्रोसेस फिर से चलेगा, फिर से वही होगा, फिर से दूसरी ओवरी से एक वो आएगा, दूसरी ओवरी से एक वो आया, वो आने के बाद फिर से एंडोमेट्रियम बनी, फिर से फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर से ये प्रोसेस, तो ये प्रोसेस, ये चक्र जो है लगातार चलता रहता है। और इस समय गर्भाशय की दीवारों में चक्रीय परिवर्तन हो रहे हैं ना, इंडोमेट्रियम बन रही है, टूट रही है, चक्रीय परिवर्तन होते रहते हैं, इसीलिए इसका नाम है आर्तव चक्र। क्या बोलते हैं इसको, आर्तव चक्र बोलते हैं, क्योंकि इस समय गर्भाशय की दीवारों में चक्रीय परिवर्तन होते जा रहे हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, आर्तव चक्र। क्या बोलेंगे बेटा, आर्तव चक्र बोलेंगे। ओके, क्लियर है, दैट्स क्लियर। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे आते हैं। ये पूरा बेटा बाहरी अगर अंदर से देखा जाए तो अंदरूनी पार्ट ये बेटा, ये क्या है बेटा, पूरा ओवरी है, ओवरी के बाद ऊपर क्या बेटा, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या, यूट्रस, यूट्रस में बाद क्या बेटा, यहाँ पे सर्विक्स होता है यानी कि ग्रीवा, ग्रीवा के बाद क्या होता है, वेजाइमा होती है। क्या बेटा, अंदर वाला पार्ट है, क्या बेटा, अंदर वाला पार्ट। अब इसके बाद हम जाएंगे एक्सटर्नल पार्ट। एक्सटर्नल पार्ट से पहले हम लोग आते हैं कहाँ पे, हम लोग आते हैं कहाँ पे, एक बार योनि, कहाँ पे, गर्भाशय पे आते हैं। गर्भाशय तक हुआ था, गर्भाशय के अंदर भ्रूण का क्या होगा बेटा, गर्भाशय के अंदर क्या होने वाला है बेटा, तो यहाँ पे भ्रूण का परिवर्धन होगा। किसका परिवर्धन होगा, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, यानी कि भ्रूण का परिवर्धन, भ्रूणी परिवर्धन गर्भाशय के अंदर होगा, भ्रूण का परिवर्धन। ठीक है, अब रोपित कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, क्लियर है। कितना कभी साथ दोनों ओवरी में हो जाता है तो बेबी, हाँ बेटा तब तो हो जाते हैं 2 बेबी, हाँ तब का हो जाएंगे, साथ हो जाएगा तब 2 बच्चे हो जाएंगे, और दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, एक नर और एक मादा। ठीक है, अब आते हैं बेटा योनि पे। ये जो लास्ट वाला पार्ट सर्विक्स के बाद दिख रहा है, ये क्या बेटा, वेजाइमा है। वेजाइमा क्या बेटा, 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी, 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी क्या होती है बेटा, नली होती है। क्या होती है बेटा, 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है, एक प्रकार की नली होती है। और इस नली के द्वारा क्या होता है बेटा, इस नली के द्वारा प्रसव काल में इसी नली के द्वारा क्या होगा बेटा, तो इस नली का पहला काम क्या है, ये नली पहला काम करेगी कि प्रसव काल में शिशु इसके द्वारा क्या आता है, बाहर आता है। प्रसव काल में शिशु इसके द्वारा बाहर आता है। प्रसव काल में शिशु को बाहर निकालना, शिशु को बाहर निकालना, शिशु बाहर आता है। ठीक है, बाहर निकालना इसी का काम है। पहली चीज ये काम है कि प्रसव काल में शिशु इसी के द्वारा बाहर आएगा। दूसरा काम क्या है बेटा, दूसरा काम ये भी है कि जो ओव्यूलेशन हो नहीं हो, अंडोत्सर्ग के बाद मान लिया जाए मासिक धर्म, मासिक चक्र में जो अनिषेचित अंडाणु है और गर्भाशय की दीवार है, अनिषेचित अंडाणु है, गर्भाशय की दीवार है, उसको भी क्या किया जाएगा बेटा, वो भी इसी के द्वारा बाहर आएगा, वो भी पूरा क्या होगा, इसी के द्वारा क्या हो जाएगा बेटा, बाहर आएगा। वो भी क्या होगा, इसी के द्वारा क्या आएगा, बाहर आएगा। और पुरुष का लिंग भी इसी, ये क्या बेटा, ये मादा का मैथुनांग भी है, इसको क्या बोलते हैं, यह मादा का मैथुनांग भी है, मैथुन क्रिया भी इसी के अंदर होती है, यह मादा का मैथुनांग है, मैथुनांग होता है। अब इसी के द्वारा शुक्राणु भी अंदर जाएंगे। क्या होता है बेटा, शुक्राणु भी इसी के द्वारा अंदर जाएंगे, शुक्राणु भी इसी के द्वारा जाएंगे ना बेटा, यहां से शुक्राणु चलना शुरू करेंगे। शुक्राणु का पथ यहां से स्टार्ट होते होते यहां से आते 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 ऐसे फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचेंगे, ऐसे ऐसे फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचेंगे। तो शुक्राणुओं को भी जाना, शुक्राणुओं को भी ले जाना इसका काम है। प्रसव काल में शिशु को बाहर निकालना भी इसका काम है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल में पूरे निकालना वो भी क्या है, इसी का काम है। तो ये सारे काम किसके हैं बेटे, ये सारे काम किसके हैं, योनि के हैं, वेजाइमा के हैं। ये क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है बेटा, सेक्सुअल पार्ट ऑफ फीमेल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है बेटा, जन्म के समय बहुत दर्द होता है, कोई उपाय है माता को दर्द, बेटा दर्द तो होगा, रिलैक्सिन हार्मोन्स
भाई चूंकि फैलाव उस समय ग्रीवा को सर्विक्स को फैलाया जाता है। जो रिलैक्सिन हार्मोन्स होता है प्रसव काल में वो सर्विक्स को यानी कि ग्रीवा को फैलाता है। शरीर के अंदर कोई चीज फैल रही है, टूट रही है, कुछ हो रहा है तो दर्द के द्वारा हमको अनुभव होगा, तो इस दर्द को नहीं रोका जा सकता। ठीक है, क्लियर है इतना? क्लियर, ओके, इतना क्लियर है भाई। जब रिलैक्सिन हार्मोन्स का स्राव होगा तो ये पूरी ग्रीवा जो है, ये जो पूरी सर्विक्स है ये पूरी फैलेगी। जब ये पूरी सर्विक्स फैलेगी तो बहुत बहुत तेजी से दर्द होगा ना, पूरा हटाना पड़ेगा, पूरा फैलाव होगा, तो सर्विक्स के फैलने की वजह से तेजी से दर्द का अनुभव होगा। भाई शरीर में क्या चीज क्या घटनाएं होती है वो हमको कैसे अनुभव होता है? दर्द के द्वारा। शरीर के अंदर कुछ हो रहा है, कुछ सड़ रहा है, कुछ गल रहा है, कुछ भी हो रहा है, कोई फूल रहा है, तो दर्द के द्वारा ही पता चलता है। दर्द हमें आभास दिलाता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं कुछ बदलाव हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, जो बाह्य जननांगों पे आते हैं कि योनि के बाद योनि के बाह्य जननांगों पर आते हैं कि बाह्य जननांग कौन कौन से हैं। तो अगर ये जो दिख रहे हैं बेटा आपको, ये क्या है? बाह्य जननांग है। बाह्य जननांगों में सबसे ऊपर आता है मम्स पनिस। ये क्या होता है? ऊपर वाला, यहाँ पे फैटी टिश्यू होते हैं, यहाँ पे वसा जमी होती है। क्या होता है यहाँ पे? फैटी टिश्यू। फैटी टिश्यू कहा? यहाँ पे बाल होते हैं और वसा जमी होती है। अब सबसे ऊपर का होता है बेटा, सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है। अब जैसे नीचे आओगे तो सबसे पहले एक दीर्घोष्ठ बनेंगे। क्या मिलेंगे? दीर्घोष्ठ। दीर्घोष्ठ को मतलब ओंठ लाइक स्ट्रक्चर होता है और लंबा लंबा, जिसके अंदर बाल हेयर भी पाए जाएंगे। तो दीर्घोष्ठ को बोलते हैं लीबिया मेजोरा। क्या बोलते हैं? लीबिया मेजोरा। और दीर्घोष्ठ के अगर अंदर जाओगे, दीर्घोष्ठ के अंदर भी लघु ओष्ठ पाए जाते हैं, जिनको बोलते हैं लीबिया माइनोरा। क्या बोलते हैं? लीबिया माइनोरा। और लीबिया माइनोरा के बाद क्या है बेटा? ये पूरा जो पार्ट है, ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये क्या है बेटा? वेजाइनल ओपन। ये क्या है? वेजाइनल ओपनिंग है। और वेजाइनल ओपनिंग में एक क्या पाई जाती है? झिल्ली पाई जाती है। उस झिल्ली को क्या बोलते हैं? हाइमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइमेन। ठीक है, जो झिल्ली पाई जाती है उस झिल्ली को क्या बोलते हैं बेटा? हाइमेन बोलते हैं। अब कहा जाता है कि जो हाइमेन होती है वो वर्जेंटी की सूचक होती है, लेकिन हाइमन वर्जेंटी की कोई सूचक नहीं। कारण क्या है कि जो हाइमन है ये ऑटोमेटिक भी हट जाती है। खेल कूद करने से, व्यायाम करने से, दौड़ने से, साइकिल चलाने से, बहुत सारे प्रोसेस के द्वारा क्या होती है? हाइमन ऑटोमेटिकली टूट जाती है। ठीक है, तो हाइमेनली क्या होती है बेटा? ऑटोमेटिकली टूट जाती है। अब हाइमेन के ऊपर जाओगे तो यहाँ एक छोटा सा दिख रहा है जिसको बोलते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग। क्या है बेटा? ये यूरेथ्रल ओपनिंग है, जो यूरेथ्रा यहाँ पर खुलता है, यानी कि इससे यूरिन बाहर निकलेगा। ऊपर लिख रहा है ना बेटा? हाँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या है? यूरेथ्रल ओपनिंग है। और यूरेथ्रल ओपनिंग के थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो क्या मिलता है? क्लाइटोरिस मिलता है। क्या मिलता है? क्लाइटोरिस मिलता है। क्लाइटोरिस सबसे संवेदनशील है। सबसे मादा के अंदर सबसे संवेदनशील भाग क्या होता है? क्लाइटोरिस होता है। क्या होता है बेटा? सबसे संवेदनशील भाग क्या होता है? क्लाइटोरिस होता है। और तो अगर आपसे कहा जाए बेटा कि बाह्य जननांगों पे क्या क्या आता है बेटा, तो बाह्य जननांगों को क्या बोलते हैं? भग बोलते हैं। तो भग के अंदर क्या बेटा? दीर्घोष्ठ है। क्या है? दीर्घोष्ठ। इसके बाद आता है लघुओष्ठ। दीर्घोष्ठ और क्या है बेटा? लघुओष्ठ मतलब छोटा वाला लीबिया माइनोरा। दीर्घोष्ठ हो गया, लघुओष्ठ हो गया, प्रकोष्ठ हो गया। दीर्घोष्ठ, लघुओष्ठ, प्रकोष्ठ। क्लाइटोरिस को क्या बोलते हैं बेटा हिंदी में? जैसा आप हो वैसे ही वो मुझे बोलता था। ठीक है बेटा, सर्जरी से सहायता से दोबारा लगाया जा सकता है। हाँ बेटा, सर्जरी की सहायता से दोबारा लगाया जा सकता है, लेकिन क्या मतलब है? सर्जरी के द्वारा बेटा दोबारा लगाया भी जा सकता है। अच्छा, मेन तीन चीज है अगर आप देखें इसमें, तो दीर्घोष्ठ, लघुओष्ठ और प्रकोष्ठ, और फिर ऊपर वाला तो वसा फैटी टिश्यू पाए जाएंगे ऊपर के अंदर। ठीक है, अब ये रहा क्या? पूरा मादा जनन तंत्र। क्या रहा? पूरा मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र के बाद आपको एक चीज और पढ़नी है। क्या पढ़नी है बेटा? एक दोनों चीज क्या पढ़नी है? दो चीजें पढ़नी है। दो चीजें क्या बेटा? इस चैप्टर के अंदर कल भी चलेगा बेटा ये चैप्टर। आपको एक चीज और पढ़नी है। क्या? हाँ, एक चीज क्या पढ़नी है? तो साथ में पढ़नी है स्तन ग्रंथियां। क्या पढ़नी है बेटा? ग्रंथियां। क्या? ग्रंथियां पढ़नी है, मतलब सहायक ग्रंथियां। ये तो सारे अंग हुए,
अब क्या बचा बेटा, सहायक ग्रंथियां। क्या बता, सहायक ग्रंथियां। तो सहायक ग्रंथियों पर आए तो पहली क्या, पहली ग्रंथि है तो बेटा बार्बोयूरेथ्रल ग्रंथि। क्या बेटा, पहली ग्रंथि है बार्बोयूरेथ्रल ग्रंथि। बार्बोयूरेथ्रल बार्थोलिन ग्रंथि। बार्बोयूरेथ्रल बेटा नर में होती है, लेकिन बार्थोलिन ग्रंथियां होती हैं, लेकिन सेम टू सेम ये भी नर के काउपर ग्रंथि के समजात ही होती हैं। जैसे नर के अंदर बार्बोयूरेथ्रल काउपर ग्रंथि पाई जाती है या नर के अंदर बार्बोयूरेथ्रल पाई जाती है, सेम टू सेम उसी की समजात ग्रंथियां होती हैं बार्थोलिन ग्रंथियां। क्या होती है बेटा, बार्थोलिन ग्रंथियां होती हैं। बार्थोलिन ग्रंथियां क्या करेंगी, तो बार्थोलिन ग्रंथियां सिर्फ एक काम करेंगी, म्यूकस का श्रावण करेंगी। क्या पढ़ेंगे बेटा, स्नेहक। म्यूकस को क्या बोलते हैं, स्नेहक। हिंदी में बोला जाएगा म्यूकस को स्नेहक। स्नेहक का मतलब क्या है, तरल पदार्थ। स्नेहक बोले तो तरल पदार्थ होता है। इस ग्रीसिंग, जैसे ग्रीस होता है, ग्रीस का काम क्या होता है बेटा, हाँ लघु वाष्प पर होती है स्नेहक, स्नेहक का कार्य करती है। बहुत अच्छा बेटा, लघु भाषात पर क्या जाती है, ठीक है। तो ये क्या करेगी बेटा, इस लघु ओष्ठ के अंदर पाई जाएगी, स्नेहक का काम करेगी, ग्रीसिंग का काम करेगी, स्नेहक का कार्य करती है। अच्छा बेटा, एक बार मुझे बताएंगे कि बार्थोलिन ग्रंथियां कितनी होती हैं, बार्थोलिन ग्रंथियां कितनी होती हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बड़े लेवल पे कि बार्थोलिन ग्रंथियां पुरुष के किसके समजात होती हैं, तो ध्यान देना पुरुष के काउपर ग्रंथि के समजात होती हैं। ठीक है, कितनी होती हैं एक बार बताएंगे, 3 पेयर। कितनी होती है बेटा, 3 जोड़ी। कितनी होती हैं, 3 पेयर, मतलब 3 जोड़ी पाई जाती है। कितने जोड़ी पाई जाती है, 3 जोड़ी पाई जाती हैं। 3 जोड़ी पाई जाती हैं, 3 जोड़ी पाई जाएंगी, 3 पेयर पाई जाएंगी बेटा। और ये क्या करेंगी बेटा, सीधे से म्यूकस का श्रावण करेंगी। चलिए, अब दूसरी ग्लैंड कौन सी पढ़नी बेटा, तो दूसरी ग्लैंड आपको पढ़नी है स्तन ग्रंथियां। क्या पढ़नी है बेटा, स्तन ग्रंथियां। स्तन ग्रंथियों पे अगर हम आए बेटा, तो प्रत्येक स्तन स्रावी ऊतकों का बना होता है। जो भी स्तन होता है बेटा वो काहे का बना होता है, स्रावी ऊतकों का बना होता है। स्तन बना किसका रहेगा, स्रावी ऊतकों का बना होगा। इसमें 15 से 20 पालियों में बटा होता है। कोई भी स्तन होता है 15 से 20 पालियों में बटा होता है। और इनके बीच क्या होते हैं बेटा, वसीय ऊतक भरे होते हैं। जो पाली होती है, मतलब 15 से 20 पाली है टोटल 15 से 20 पाली हैं। ऐसे देखो, ध्यान देना थोड़ा सा, ये 15 से 20 पाली हैं। इन पूरी पालियों को देखा जाए तो 15 से 20 पाली हैं, 15 से 20 पाली हैं। और इनके अंदर क्या बेटा, वसीय ऊतक भरे हुए हैं। ये देखो, ये जो है ना, ये पूरे क्या हैं, ये पूरे वसीय ऊतक हैं, फैटी टिश्यू। ये पूरे कहाँ है, इसके अंदर फैटी टिश्यू भरे होते हैं। ऐसे इसके अंदर का बहुत सारे फैटी टिश्यू भरे होते हैं। इन्हीं फैटी टिश्यू से फैक्ट निकलेगा, इन्हीं से दुग्ध का श्रावण होगा ना। ये इसी के अंदर फैक्ट है वसा, ये पूरा। और सबसे ये लास्ट वाला ये परत क्या होती है बेटा, जिसको बोलते हैं पसली। ये क्या पूरी पसली है। और ये क्या है बेटा, प्लेक्टोरियर मेजर है। पसली के बाद प्लेक्टोरियर मेजर रहेगा। अब ये ऊपर वाला भाग, ये ऊपर वाला पूरा ये पार्ट्स, ये वाला पूरा पार्ट्स है। इसके बाद सबसे अग्र भाग होता है, जिसको क्या बोलते हैं, चुचुक यानी कि निप्पल। सबसे ऊपर वाला भाग क्या होता है, काला होता है। सबसे ऊपर वाला भाग जो देखा होगा आपने कि सबसे ऊपर वाला भाग पुरुषों में भी चुचुक जो होते हैं, निप्पल्स, वो पुरुष में भी पाए जाते हैं। काला काला परिवेश होता है इसके अंदर, पुरुष में भी पाए जाते हैं, महिला में पाए जाते हैं, दोनों में पाए जाते हैं ना बेटा, दोनों के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, दोनों के अंदर क्या पाए जाएंगे, दोनों के अंदर पाए जाएंगे, हाँ दोनों के अंदर पाए जाएंगे। अब इसके द्वारा क्या होगा, इसी के द्वारा दुग्ध का श्रावण होता है। और ये पूरा पृष्ठ है, ये पूरा ओरियाला यानी कि ये पूरा चुचुक का पृष्ठ होता है। ये पूरा ओरियाला है, चुचुक का पृष्ठ है। और ये जो छोटी छोटी वेसल्स निकली हुई, वेसल्स मतलब वाहनियां, जैसे रुधिर वाहनियां होती है ना, तो यहाँ पे छोटी छोटी वेसल्स है, छोटी छोटी वाहनियां हैं। इनको बोलते हैं दुग्ध वाहिनियां। क्या बोलते हैं, इनको बोलेंगे दुग्ध वाहिनियां। इनको क्या बोलते हैं बेटा, दुग्ध वाहिनियां बोलते हैं। ये पूरी वाहनियां हैं, इन वाहिनियों को दुग्ध वाहिनियां बोलते हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा क्या होगा, दुग्ध बाहर आएगा। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि बनेगा कहां पे, बनेगा कहां पे और कौन कौन से हार्मोन्स रहेंगे इसके लिए उत्तरदायी, ठीक है, कहां पे बनेगा, कहां पे बनेगा दुग्ध, यहां बनेगा कहां पे, दुग्ध बनाने का जिम्मेदार कौन है, कौन बनाएगा, वासा, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन। हाँ बेटा साहब गुड, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन जिम्मेदार रहेंगे। प्रोलैक्टिन क्या करेगा,
ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, निकालेगा श्रावण के लिए, प्रोलैक्टिन बनाने के लिए जिम्मेदार रहेगा। दो हार्मोन जरूर याद रखना, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन, इस पे दो हार्मोन जरूर याद रखना, प्रोलैक्टिन और दूसरा हार्मोन ऑक्सीटोसिन। दूसरा हार्मोन का है ऑक्सीटोसिन, दूसरा हार्मोन ऑक्सीटोसिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स और ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, दो हार्मोन्स जिम्मेदार रहेंगे। ठीक है, ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, निकालने का जिम्मेदार होता है। जैसे कुछ गाय भैंसें होती हैं, गाय भैंसों के साथ क्या होता है कि दुग्ध देती नहीं जल्दी से, मतलब बछिया वछिया उनके बच्चे मर जाते हैं बेटा, तो बच्चे मरने के बाद क्या होती है, वो दुग्ध का श्रावण नहीं कर पाती, तो उनमें डॉक्टर एक इंजेक्शन लगा देता है, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा देता है, तो ऑटोमेटिक फिर हो जाता है ना, वो तैयार हो जाती हैं ना। ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन अगर प्रोलैक्टिन ऑक्सीटोसिन वाला इंजेक्शन अगर पुरुष को भी दिया जाए तो पुरुष के भी ये बढ़ने लगेंगे, ऑटोमेटिक स्तनों का विकास होने लगेगा पुरुष के अंदर भी। ये अगर इंजेक्शन पुरुष को लगा दिया जाए तो पुरुष के स्तनों का विकास होना शुरू हो जाएगा। हाँ बेटा, रियली कुछ दवाइयां भी होती हैं जिनके प्रभाव से ऑटोमेटिक ऑक्सीटोसिन बढ़ने लगता है। कैंसर की कुछ दवाइयां हैं, कुछ ऐसी दवाइयां जिससे ऑक्सीटोसिन बढ़ता है, उनको खाने से भी कभी कभी स्तनों का विकास होने लगता है। ठीक है, अब ये जो फैटी टिश्यू है, इन्हीं के अंदर ये जो पालियां बनी हैं, इन्हीं के अंदर रुधिर बनेगा, इन्हीं के अंदर क्या बनेगा, दुग्ध बनेगा, इन्हीं के अंदर मिल्क बनेगा, और बनने के बाद क्या होगा, चुचुक द्वारा क्या हो जाएगा बेटा, बाहर आ जाएगा। क्लियर है। अब यहां तक हुआ क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक यही था, मेल एंड फीमेल। बहुत बार यूपी बोर्ड में पूछा गया है सीधा सीधा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पूरा नर जनतंत्र को समझाइए, बड़े क्वेश्चन में मादा जनतंत्र को समझाइए, ये दोनों हो चुके हैं बेटा। 60 क्वेश्चन सारे यहीं से बन जाएंगे। अब थोड़ा सा आते हैं, चर्चा करते हैं एक दो नीट के क्वेश्चनों पे। नीट के क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, नीट के क्वेश्चनों पे ज्यादातर शुक्र जनन तो पूछा जाता है यूपी बोर्ड में भी, लेकिन नीट पूछता है इनका क्रम। शुक्र जनन का पूरा क्रम पूछेगा, अंड जनन का पूरा क्रम पूछेगा, एक एक क्रम पूछेगा, क्रम लगा के बता देगा, क्रम लगा देगा और पूछेगा कि बेटा ये शुक्र जनन का क्रम कैसा है, क्या कौन सा क्रम सही है, कौन सा क्रम गलत है, 4 ऑप्शन देगा और क्रम सही गलत को बताएगा ना, तो उनको देखते हैं बेटा। तो अब हम आते हैं बेटा शुक्र जनन और अंड जनन पे। कहां पे आते हैं, शुक्र जनन और अंड जनन पे। ये आपकी बेटा एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में कुछ ऐसा दिया है, क्या दिया बेटा, शुक्र जनन अंड जनन। तो पहले बात करते हैं हम किसकी बेटा, शुक्र जनन की। पहले बात करेंगे किसकी, शुक्र जनन की। काहे की बात करते हैं बेटा, शुक्र जनन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस। शुक्र जनन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करते हैं कि शुक्राणु कैसे बनते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, शुक्राणु कैसे बनते हैं। ठीक है, फीमेल के अंदर बेटा वो, मेल के अंदर वो हार्मोन्स नहीं पाए जाते। अगर उन हार्मोन्स को एक्टिव कर दिया जाए तो मेल में भी स्तन आ जाए। बता तो ना, ये वाला इंजेक्शन लगवा लो बेटा आप, तो आपके भी एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि ये हार्मोन्स नहीं है आपके अंदर। अगर इन हार्मोन्स, यही हार्मोन्स क्या करेंगे बेटा, स्तन ग्रंथियों को एक्टिव करते हैं। अगर इन हार्मोन्स का इंजेक्शन लगा दिया जाए तो आपके अंदर भी एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, गर्मी में बर्फ भरी, ब्रेस्ट कैंसर बेटा कैसे होता है वो कैंसर वाले पार्ट्स में पढ़ा देंगे। ठीक है, अब आते हैं शुक्र जनन पे। तो शुक्र जनन होता कहां बेटा, तो नर में वृषण के अंदर। कहां बेटा, नर में वृषण के अंदर। कहां पे होने वाला है शुक्र जनन, तो नर के वृषण के अंदर होने वाला है। अब कैसे होगा बेटा, नर के जनन वृषण के अंदर कैसे होगा बेटा, तो शुक्र जनन, शुक्राणु वाली जो मात्र कोशिका होगी, क्या होगी बेटा, जो मात्र कोशिका होगी उसके द्वारा क्या होगे बेटा, उसी के द्वारा क्या बन जाएंगे, शुक्राणु बन जाएंगे। लेकिन मैंने बताया था कि शरीर जो बनेगा, शरीर बनेगा तो शरीर की सारी कोशिकाओं में, शरीर की सारी कोशिकाओं में पाया जाता है, शरीर की सारी कोशिकाओं में पाया जाता है समसूत्री विभाजन। लेकिन अगर क्या बनना है बेटा, जननिक कोशिकाओं की बात करें, जननिक कोशिकाओं को बनाने की बात करें, मतलब अंडाणु की बात करें, शुक्राणु की बात करें, तो वहां पे पाया जाता है अर्धसूत्री विभाजन। क्या पाया जाता है बेटा, वहां पे पाया जाता है अर्धसूत्री विभाजन। ऐसा क्यों होता है प्यारे बच्चों, एक बार बताएंगे क्यों होता है ऐसा। सब जगह समसूत्री विभाजन, वहां पे अर्धसूत्री विभाजन, क्यों होता है ऐसा, बताएंगे बेटा एक बार, ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है इसका।
गैमिट ना होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन क्यों होता है बेटा, बताओ एक बार। क्योंकि मेल और फीमेल अलग अलग पार्ट में होते हैं। अच्छा बेटा, क्योंकि अलग अलग होते हैं स्पर्म मैच्योर करने के लिए। अतुल कह रहे हैं नहीं बेटा, अभी सही आंसर नहीं आया। क्वेश्चन है बेटा कि शरीर की सारी कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन पाया जाता है, लेकिन जननिक कोशिकाओं के बनने में अर्धसूत्री विभाजन क्यों पाया जाता है, यह है क्वेश्चन। चलिए ध्यान देते हैं, मैं आपको समझा दे रहा हूं, खाली स्लाइड है इस पे। देखो थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना। यहां पे आपको पता है कि मनुष्य नर में, मतलब अगर मनुष्य की बात करें बेटा, मनुष्य की बात करें तो मनुष्य के अंदर कितने गुणसूत्र हैं बेटा, मनुष्य में कितने गुणसूत्र हैं बेटा, 46 गुणसूत्र हैं। क्लियर है, मनुष्य के अंदर 46 गुणसूत्र हैं, मतलब 23 जोड़ी हैं। अब जब 23 जोड़ी गुणसूत्र हैं बेटा, 23 जोड़ी गुणसूत्र हैं, अब लेकिन मनुष्य जो कि एक लिंगी प्राणी है, तो अब नर अलग होगा और मादा अलग। नर आया इधर, इधर क्या किया हमने, मादा, नर अलग मादा अलग। अब नर के अंदर क्या होते हैं बेटा, नर के अंदर 44 प्लस यक्स वाई होते हैं, 44 प्लस यक्स वाई, और मादा के अंदर 44 प्लस यक्स यक्स क्या होते हैं, 44 प्लस यक्स यक्स। अब हमको पता है कि अगर नर के अंदर नर गैमीट बन, नर के अंदर शुक्राणु बनेगा, नर के अंदर क्या बनेगा बेटा, शुक्राणु बनेगा। क्या बनेगा, शुक्राणु बनेगा। और मादा के अंदर क्या बनेगा बेटा, तो मादा के अंदर बनेगा अंडाणु। अब इनका दोनों का फ्यूजन होगा, इन दोनों का फ्यूजन से क्या बनेगा, इन दोनों को जब ये दोनों मिल जाएंगे, इनका निषेचन हो जाएगा, इनका हम निषेचन करवाते हैं। तो निषेचन करवाने के बाद सिर्फ एक कोशिका बनती है। क्या बनती है, एक कोशिका बनती। उस कोशिका को हम बोलते हैं जायगोट यानी कि युग्मनज। क्या बोलते हैं, जायगोट यानी कि युग्मनज। ध्यान देना, अंडाणु और शुक्राणु दोनों के निषेचन के द्वारा सिर्फ एक कोशिका बनती है, सिंगल सेल बनती है। उस सिंगल सेल को हम बोलते हैं युग्मनज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, युग्मनज बोलते हैं ना, जायगोट। अब जायगोट सिंगल सेलुलर है। अब इसी के द्वारा क्या बनेगा, इसी के द्वारा विभाजन होकर भ्रूण बनेगा। क्योंकि आप लोगों ने जब जैव विकास पढ़ा होगा या पढ़ेंगे, तो जैव विकास भी यही कहता है। क्या कहता है कि जो जीवों का विकास हुआ वो एक कोष की जीवों से हुआ। सबसे पहले एक कोष की प्रोकैरियोटिक जीव बने, और उन्हीं के द्वारा उन्हीं के अंदर विकास डेवलपमेंट हो करके क्या बने, मल्टी सेलुलर जीव बने, बड़े बड़े जीव बने। तो ऐसे ही ये बेटा वैसे ही भ्रूणकी प्रमाण देती, भ्रूणकी भी जैव विकास का प्रमाण देती है कि पहले सबके अंदर सिर्फ एक कोशिका बनती, सिंगल सेल बनती है। वही सिंगल सेल बार बार डिप्लॉय, बार बार सूत्री विभाजन करके आदमी बना देती है ना। अब कैसे बनाएगी, अब अगर आप देखो कि इसके अंदर है बेटा 44, नर के अंदर है 44 प्लस कहां है यक्स वाई, मादा के अंदर 44 प्लस कहां है यक्स यक्स। ये दोनों अगर जुड़ जाएंगे तो 88 प्लस एक्स एक्स वाई हो जाएगा ना गुणसूत्र। क्या हो जाएगा, गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी बेटा, युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या 88 प्लस एक्स एक्स वाई हो जाएगी। तो 88 की बात छोड़ो, कायिक की बात छोड़ो, लैंगिक की बात छोड़ो। लैंगिक में अगर एक्स एक्स हो गया, क्या हो गया बेटा, एक्स एक्स वाई हो गया। तो एक्स एक्स वाई का मतलब क्या, एक्स एक्स भी है और एक्स वाई भी है, मतलब नर वाले लक्षण भी आ जाएंगे बेटा और मादा वाले लक्षण भी आ जाएंगे। सर मेरी निधि बात सुन रही, क्या हुआ, ठीक है, दोनों लक्षण आ जाएंगे ना, नर वाले भी आ जाएंगे। पहली बात, अगर हम लिंग के आधार पर जाएं, उसके लिंग पे जाएं, लिंग पे जाएंगे तो उसके स्त्रीलिंग वाले लक्षण भी आ जाएंगे और स्त्री वाले पूरे लक्षण आ जाएंगे, पुरुष वाले भी पूरे लक्षण आ जाएंगे। लिंग दोनों बेकार हो जाएगा, पहली बात, बीच का हो जाएगा। दूसरी बात, अब उसके शरीर पे जाए तो शरीर बनाते हैं सिर्फ 44 गुणसूत्र, अब इसके शरीर बनाने में लग गए 88 गुणसूत्र। कितने बन गए, 88 गुणसूत्र। तब तो इसकी एकदम शक्लें चेंज हो गई, एकदम रावण हो जाए, राक्षस हो जाएगा ना, एकदम राक्षस पैदा होगा। और उसके अंदर दोनों लक्षण रहेंगे, नर वाले लक्षण, मादा वाले लक्षण। पहली बात, लिंग दोनों प्रकार के लिंग पाए जाएंगे। उसके अंदर का 10 हाथ हो जाए, मूड हो जाए, पता नहीं कैसा बन जाए। क्योंकि जो बनाता कौन है, बनाने के लिए सिर्फ जिम्मेदार है 44 कायिक गुणसूत्र चाहिए जो काया का निर्माण करेंगे, शरीर का निर्माण करेंगे। और दो क्या चाहिए, यक्स एक्स चाहिए या यक्स वाई चाहिए, लिंग गुणसूत्र। यक्स वाई चाहिए लड़का बनाने के लिए, यक्स एक्स चाहिए लड़की बनाने के लिए, लिंग गुणसूत्र। लेकिन यहाँ पे दोनों जब डबल हो जाएंगे तो पूरी शरीर की आकृति बदल जाएगी, या तो भ्रूण खत्म हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, या तो भ्रूण खत्म हो जाएगा तो शरीर की आकृति ही बदल जाएगी, या तो
या तो रक्षसय हो जाएगा या तो मर ही जाएगा ना। तो इसीलिए इनमें अगर युग्मक बनते हैं तो युग्मक बनने से पहले क्या हो जाता है, युग्मक बनने से पहले क्या हो जाता है, अर्धसूत्री विभाजन। क्या हो जाता है, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब है गुणसूत्रों की संख्या आधी, विभाजन 2 बार, गुणसूत्रों की संख्या आधी। नर में बचेगा 22 प्लस क्या बचेगा, 22 प्लस यक्स, या तो बचेगा 22 प्लस वाई, और मादा के अंदर क्या बचेगा, मादा के अंदर बचेगा 22 प्लस एक्स वाला एक हो जाएगा, और एक हो जाएगा 22 प्लस एक्स, दोनों 22 प्लस एक्स। ये फ्यूजन करेंगे तो 44 प्लस एक्स वाई, अगर ये दोनों फ्यूजन किए, ये दोनों जुड़े तो 44 प्लस एक्स वाई यानी कि नर पैदा हो जाएगा। इन दोनों ने फ्यूजन किया तो 44 प्लस एक्स एक्स मतलब क्या पैदा हो जाएगी, लड़की पैदा हो जाएगी ना, जायगोट बन जाएगा, उसमें कंप्लीट क्रोमोसोम हो जाएंगे ना। हाँ क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखते हैं बेटा एक बार शुक्र जनन को एक नजर में देख लेते हैं बेटा, रिवीजन कर लेते हैं शुक्र जनन को। याद आते हैं आपकी एनसीईआरटी इमेज पे, सारी एनसीईआरटी की इमेज है बेटा। ये है आपका क्या, शुक्र जनन। ये है आपका शुक्र अंड जनन, शुक्र जनन कहाँ है, अंडजननी कोशिका, संसूत्री विभाजन, अंडाणु। ये बेटा आपका शुक्र जनन है। तो शुक्र जनन जैसे ही यौनारंभ होगा तो सबसे पहले कौन सी अवस्था आती है, सबसे पहले गुणन प्रवस्था। गुणन प्रवस्था के अंदर क्या होता है, बार बार क्या होता है बेटा, बार बार क्या होता है, समसूत्री विभाजन। क्या होगा, समसूत्री विभाजन। और बार बार समसूत्री विभाजन हो जाएगा 46 गुणसूत्रों का। वही चीज है बेटा, 46 गुणसूत्र थे किसके, जननिक कोशिकाओं में, उनमें बार बार समसूत्री विभाजन होकर के क्या बना, सबसे पहले क्या बना बेटा, प्राथमिक शुक्र कोशिका। क्या बनी बेटा, प्राथमिक शुक्र कोशिका बनी। अंडाशय की जो परत है एपिथेलियम के द्वारा सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया के अंदर बार बार वो हुआ तो इसमें क्या बना बेटा, प्राथमिक शुक्र कोशिका बनी। अब वो बड़ी होकर के अब इसके अंदर क्या होने लगेगा बेटा, अर्धसूत्री विभाजन। अब यहां से क्या हो गया लगा, अर्धसूत्री विभाजन। तो यहां से गुणसूत्रों की संख्या 23 हो गए। अर्धसूत्री विभाजन में 2 बार विभाजन हुआ, पहला विभाजन फिर दूसरा विभाजन। अब दूसरा विभाजन भी हो गया, पहला विभाजन फिर क्या हुआ, दूसरी विभाजन। इसको बोलते हैं ये परिपक्वन प्रवस्था। तो इन दोनों विभाजन से क्या बन गए बेटा, इन दोनों विभाजन से गोल गोल जो बन गए, जो गोला गोला बने हैं उनको बोलते हैं पूर्व शुक्राणु। क्या बोलते हैं उनको बोलते हैं पूर्व शुक्राणु। और पूर्व शुक्राणु बनने के बाद पूर्व शुक्राणु से क्या बन जाते हैं, पूर्व शुक्राणुओं का होता है शुक्र कायांतरण। क्या होता है, अच्छे से पढ़ाया था मैंने इन चीजों को, थोड़ा सा रिपीट करवा दे रहा हूं, बहुत अच्छे से 3D पढ़ाया था ना। इनमें क्या होगा, शुक्र कायांतरण, शुक्र कायांतरण होगा। और शुक्र कायांतरण के द्वारा इनसे ही बन जाएंगे शुक्राणु। ये भी कॉन्सेप्ट कभी कभी नेट में पूछा जाता है। पूर्व शुक्राणु का क्या हुआ बेटा, ये गोल गोल जो बने हैं 23 गुणसूत्र वाले, 23 गुणसूत्र वाले गोल बने, ये क्या बोलते हैं, पूर्व शुक्राणु। अब इनसे ही शुक्र कायांतरण होगा तब क्या बन जाएंगे, पूर्ण रूप से शुक्राणु बन जाएंगे। ठीक है बेटा। तो पहले प्राथमिक शुक्राणु, फिर द्वितीयक, प्राथमिक द्वितीयक, और फिर क्या बेटा, पूर्व शुक्राणु, पूर्व शुक्राणु के बाद शुक्राणु। तो ये क्रम आपसे नीट पूछ सकता है, इस क्रम पे ध्यान देना, ये क्रम आपसे नीट पूछ सकता है। ये क्रम आपसे नीट पूछेगा। अब थोड़ा सा एक नजर में देखते हैं अंड जनन को। काय को देखते हैं बेटा, अंड जनन। तो अंड जनन की शुरुआत कहां से होती है बेटा, गर्भाशय से ही हो जाती है। कहां से हो जाती है, गर्भाशय से शुरुआत कहां से हो जाती है, गर्भाशय से ही इसकी क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है अंड जनन की। अंड जनन की जो शुरुआत होती है बेटा गर्भाशय से होती है। सबसे पहले सूत्री विभाजन गर्भाशय के अंदर, और गर्भाशय के अंदर ही बन जाता है प्राथमिक अंडक। प्राथमिक अंडक बन जाएगा समसूत्री विभाजन द्वारा गर्भाशय के अंदर। अब फिर जन्म हुआ, जन्म के समय कुछ नहीं होने वाला। जब जन्म होगा तो जन्म के समय क्या होगा बेटा, कुछ नहीं होने वाला। इसके बाद बाल्यावस्था में कुछ नहीं होगा। फिर शुरुआत कब होगी, अगली शुरुआत कब होगी बेटा, अगली शुरुआत होगी यौनारंभ में। यौनारंभ में क्या, द्वितीय कंडक बनेगा। द्वितीय कंडक फिर से विभाजन करेगा तो अंडाणु बनेगा, और साथ में क्या बनेगा, पोलर न्यूक्लियाई। क्या बनेगा, पोलर न्यूक्लियाई। क्या बना देगा, पोलर न्यूक्लियाई बना देगा। और इसको हम लोग कुछ ऐसा देख सकते हैं, ये ओजेनेसिस को हम लोग कुछ ऐसे समझ सकते हैं। इस प्रकार विभाजन होता है ओजेनेसिस के अंदर। ध्यान से देखेगा बेटा स्क्रीन पे, ध्यान से स्क्रीन पे देखिएगा एक बार, इसका विभाजन कैसे होगा। ये बेटा ये बेटा क्या बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ये प्रोसेस होने कहाँ वाला है, तो ओवरी के अंदर ये प्रोसेस होने वाला है। कहाँ पे होगा बेटा, ओवरी के अंदर होने वाला है। ठीक है, ओवरी के अंदर ये प्रोसेस होने वाला है। ये क्या बेटा, फाइल, ये क्या है, पुटिका, ये पूरी पुटिकाएं हैं इसके अंदर, फॉलिकल्स यानी कि पुटिकाएं हैं, इन्हीं के अंदर क्या होगा बेटा,
इन्हीं के अंदर बनने वाला है जो ओवा यानी कि अंडाणु, ये बन जाए इन्हीं के अंदर पहले बनेगा प्राइमरी ओसाइट। क्या बनेगा? प्राइमरी ओसाइट बनेगा। प्राइमरी ओसाइट से सेकेंडरी ओसाइट, फिर क्या बनेगा? ओवा बनेगा। कैसे बनेगा? इस प्रोसेस को एक बार इसके विभाजन को देखते हैं बेटा, आगे देखते हैं। स्क्रीन पे नजर गिराए रखिएगा। अब होगा ये होगा क्या बेटा? इसका होगा विभाजन। क्या होगा? ये पूरा अंडाणु को दिखा रहा है। इसके बाद देखो सबसे पहले क्या होगा? माइटोसिस। माइटोसिस के अंदर क्या बेटा? सबसे पहले क्या होगा? समसूत्री विभाजन। इसके द्वारा क्या बना? ओगैनियम बना। क्या बना? ओगैनियम बना। ओगैनियम के अंदर क्या है? गुणसूत्रों की संख्या अभी भी पूरी 46 के 46 है। 2n का मतलब हैप्लाइड, 46 के 46 गुणसूत्र इसके अंदर रहेंगे। इसके बाद इसको प्राइमरी ओसाइट, फिर इसके अंदर क्या होगा? अब यहां से प्राइमरी ओसाइट बनने के बाद अर्धसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा, मतलब गुणसूत्रों की संख्या 23 हो जाएगी। कितनी कितनी हो जाएगी? 23 हो जाएगी। ये जो दूसरा बंटवारा है, यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या 23 हो गई, और एक बन गया इधर और एक बन गया क्या बेटा? पोलर, हैप्लाइड पोलर बॉडी। एक बनी हैप्लाइड पोलर बॉडी और एक बन गया सेकेंडरी ओसाइट। अब सेकेंडरी ओसाइट क्या करेगी? सेकेंडरी ओसाइट के अंदर भी विभाजन हो जाएगा, और उससे बन जाएगा बेटा, सेकेंडरी ओसाइट के अंदर भी विभाजन हो जाएगा, एक अंडाणु बन जाएगा और एक पोलर न्यूक्लियाई। और कभी कभी ये पोलर वाली भी, कभी कभी ये पोलर सेल जो होती है ये भी क्या करती है? विभाजन कर लेती है। तो 3 पोलर बन जाती हैं, 3 पोलर बॉडी बन जाती हैं, और एक क्या बन जाता है? एक बन जाती है अंडाणु। क्या बन जाता है बेटा? एक अंडाणु बन जाता है। ओके बेटा, तो आज बेटा यहीं तक। अब मिलते हैं बेटा कल, और आपको डीपीपी दी जाएगी बेटा, जैसे डेली दी जाती है, आपको पता ही है, वही डीपीपी आज भी आपको मिलेगी बेटा। आप लोग डीपीपी सॉल्व करके जरूर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं।